आज का जो हमारा स्टार टेस्ट कोर्स का आईसीटी, इसमें 4 चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। यूएई कॉर्पोरेट टैक्स, जो अभी नया यूएई में इंट्रोड्यूस हुआ है। यूएई वैल्यू एडेड टैक्स, जो 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम मुकम्मल चीज़ें कवर करेंगे। अभी तक मुझे नो ऑडियो का मैसेज आ रही हैं। आ रही सर अभी तो बस। सबको आ रही है ना? सर आवाज क्लियर है आपकी, डोंट वरी। जी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये हमारा एक बड़ा पोर्शन है। और इसमें मैंने जैसा कि बताया था कि ये मैं मुकम्मल तौर पर आप लोगों को इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दूंगा। ओके, मैंने जैसे कि आपको बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इसकी मैं इंशाल्लाह ताला आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दूंगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से मुराद यही है कि मैं मुकम्मल यूएई के में जो टैक्स पोर्टल है उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वो आपने कैसे यूज़ करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। लेकिन इसी तरह से एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन यूएई। बिजनेस कंपनी की फॉर्म में भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप एज एन इंडिविजुअल भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ कि बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेनीज हैं, दे आर इन पाकिस्तान। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए यूएई के मुतालिक, दुबई के मुतालिक नहीं पता होती हैं। ठीक है, मुझे खुद नहीं पता थी जब मैं पाकिस्तान में था। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आप सबसे? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं यूएई के हवाले से कुछ ना कुछ आपको बेसिक्स बताऊंगा जो कि कंपनी सेटअप करते वक्त, यूएई में बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आप सब कंसीडर करते हैं। सबसे पहले आपको यूएई के मुतालिक पता होना चाहिए कि आपने यूएई में बिजनेस करना है तो क्यों करना है, कहाँ पे करना है, और यूएई बेसिकली है क्या, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है क्या। यूएई बेसिकली 7 रियासतों पे मुश्तमिल मुल्क है, इत्तेहाद है। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, रासुल खैमा, फुजैरा और उम्मुल कुवैन। ये 1971 में पाकिस्तान के मशवरे से अल्हम्दुलिल्लाह इन 7 रियासतों ने इत्तेहाद किया था। इसमें से अबू धाबी, दुबई और शारजाह का नाम तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन वो भाई जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनमें से ज़्यादातर ने अजमान, रासुल खैमा, फुजैरा और उम्मुल कुवैन का नाम नहीं सुना होता। जो मेन मशहूर मारूफ डेस्टिनेशन हैं, स्टेट्स हैं, वो यही 3 हैं। अबू धाबी इसमें से सबसे बड़ा है, यूएई का कैपिटल भी है, सबसे पावरफुल है, और तकरीबन आप कह लें कि 80% एरिया अबू धाबी कवर करता है। इसकी जो इकॉनमी है उसका सबसे ज़्यादा दारोमदार ऑयल पे है। उसके बरक्स अगर आप उसका मुकाबला दुबई से करें तो दुबई एक इकॉनमिक हब है। और ऑल दो ये आप कह लें कि 20-25% बनता है यूएई के एरिया का, लेकिन यूएई की इकॉनमी में 60% कंट्रीब्यूशन दुबई की है। और जब भी कोई जॉब सीकर आता है या किसी ने अपना बिजनेस शुरू करना होता है, तो जिन्होंने बिजनेस एक्टिविटी करनी होती है यूएई में, उनके लिए सबसे जो पॉपुलर डेस्टिनेशन होती है वो दुबई होती है। उसकी वजूहात में हम बाद में आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल इतना अच्छा नहीं है। इसी तरह से अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, कंबोडिया वगैरह, वहाँ पे अगर आपने एक ट्रांजैक्शन करनी है, पैसे किसी दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र करने हैं, तो आपको सर वहाँ जी पे बाल कंबोडिया अफ्रीका में तो नहीं है?
यार मुझे नहीं पता किधर है, लेकिन कंबोडिया भी एक पॉपुलर एग्जांपल है इस काम के लिए कि वहाँ पे अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं ना, तो आपको बाज़ औक़ात साल लग जाते हैं, पैसे नहीं आते। ओके। अच्छा, कंबोडिया कहाँ पे है वैसे? एशिया ही में आता है? एशिया में जी सर ये अफ्रीकन 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 कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्री सर, Cambodia कंबोडिया। is nearby Thailand, sir. नैरोबी, नैरोबी Without में visa आता थाईलैंड, है। visa. नॉर्थ अफ्रीका, सर जो है नॉर्थ अफ्रीका। ये हाँ, नैरोबी से मिलती है फिर। जिधर भी है, लेकिन कंबोडिया के इधर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इधर आए हुए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के आए हुए हैं, और उनका पर्पज़ ये होता है कि यूएई में कि अगर जो हमारा बिज़नेस तो अपने कंट्री में है, लेकिन वहाँ से बैंकिंग ट्रांसफ़र चैनल यूज़ करना वो जो है वो बहुत मुश्किल है, उसका इतना फ़ायदा नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने किसी दूसरे मुल्क से चीज़ें खरीदनी है, तो जो सप्लायर है वो ये नहीं देखता कि आपके बैंकिंग चैनल में क्या प्रॉब्लम है, उसको पैसे चाहिए होते हैं। जैसे आपको इल्म होगा कि पाकिस्तान में जब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इश्यू चल रहा था, तो एलसीज नहीं ओपन हो रही थी, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं ओपन हो रहे थे, और बहुत सारे जो जहाज़ हैं वो समुद्र ही में खड़े थे। तो इस काम के लिए बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि यूएई में कई लोग यूएई में कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं। यूएई में उस कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, और अब वो जितने भी अपने पैसे होते हैं जो रिसीवेबल पेएबल होते हैं वो यूएई के बैंक में पार्क करते हैं। इस काम के लिए जो कंपनी बनाई जाती है वो ज़्यादातर बनती है शारजा फ्री जोन में। अब ये डेस्टिनेशन कैसे चूज़ करनी है वो भी इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। इसके बाद शारजा, उसकी वजह एक ये है कि ये बहुत लो कॉस्ट ऑप्शन देती है। अगर आपने कंपनी ओपन करनी है तो बड़े सस्ते में शारजा फ्री जोन में, शाम फ्री जोन में, यूएई में सबसे सस्ती जो कंपनी खुलती है वो शारजा फ्री जोन में खुलती है। इस पर भी इंशाअल्लाह ताला हम अपने लेक्चर में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। अच्छी तरह से हम सीखेंगे कि कहाँ पे कितनी कॉस्ट है कंपनी ओपन करने की। इस पे हम आगे इंशाअल्लाह ताला बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अजमान, अच्छा ये वो एरिया है जिसका नाम नॉर्मली पाकिस्तान में रहने वालों ने नहीं सुना हुआ। अजमान भी एक यूएई की स्टेट है और इसके साथ सी पोर्ट लगता है। इसके पास अपना एक फ्री जोन भी मौजूद है। अच्छा, फ्री जोन, मुझे ये वैसे आपसे एक क्वेश्चन है कि आप सबको आइडिया है फ्री जोन क्या होता है? सर फ्री जोन वो होता है जहाँ पर आपकी जो है वो ड्यूटीज वगैरह नहीं लगती, और जो आप इंपोर्ट करते हो वो जो जो भी आप प्रोड्यूस करते हो वो लोकली आप उसको सेल नहीं कर सकते, उसको आपको बाहर ही भेजना है, एक्सपोर्ट ही करना है। अच्छा अब्दुल खालिक, मुझे एक बात बताएं प्लीज, आप यूएई में हैं? नहीं सर, मैं तो कराची में हूँ। ठीक है। अच्छा, जब हम यूएई में फ्री जोन में आएंगे तो कुछ चीज़ें हमें स्पेसिफिक पता चलेंगी, ठीक है? पाकिस्तान में तो आपने फ्री जोन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मिसाल के तौर पे जी वहाँ सर। पे भी हत्ता फ्री जोन मौजूद है। हम्म। और यहाँ पर सर लेकिन इधर भी है अपना लांडी जैसे जोन भी है, फ्री जोन। नहीं, मैं तो इंशाल्लाह ताला सिद्दीक भाई बताऊंगा, इंशाल्लाह ताला मैं तो डेफिनेटली आज के लेक्चर ही में हम बात करेंगे कि फ्री जोन क्या होता है। सर जी जो पाकिस्तान में ये टैक्स फ्री जोन है, जो ये आज आजमान का आप बता रहे हैं, ये री एक्सपोर्ट के लिए फ्री जोन है। डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए फ्री जोन मौजूद होती हैं, ठीक है? उस पर बात करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा, इसी तरह रासुल खैमा, इसके पास भी अपना एक रासुल खैमा फ्री जोन मौजूद है, और रासुल खैमा फ्री जोन ऑफशोर कंपनीज़ की को बड़ी इम्पोर्टेंट, ऑफशोर कंपनीज़ के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है, अट्रैक्टिव लोकेशन है। उसकी वजह ये है कि बड़ी बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी देता है, सस्ता भी है, और बहुत सारी ऑफशोर कंपनीज़ वो रास अल खैमा में ओपन होती हैं। ऑफशोर कंपनी का आप में से आप सबको आइडिया है कि ऑफशोर कंपनी क्या होती है? एनीवन प्लीज? सर सही आइडिया तो नहीं है।
बट ये पिछले दिन हमारे पाकिस्तान में इसमें चल रही थी, तो कंपनी मतलब कि अपना सर ऑफशोर कंपनी का मतलब आई थिंक ये है कि जो मतलब पाकिस्तान से बाहर कंपनी होती है मतलब। ऑफशोर कंपनी पे भी हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ जो हमेशा प्रॉब्लम मुझे टेक्स्ट पढ़ाते हुए भी आता है, मिसाल के तौर पे मैं जब शुरू से बेसिक से लेके चलता हूँ, मेरा एक बाकायदा एक सिस्टम है कि हमेशा से यही रहा कि ज़ीरो टू हीरो। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ। अब जब मैं कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, हमेशा ये भी बताना पड़ता है कि नेचुरल पर्सन क्या होता है, जुरिडिकल पर्सन क्या होता है। द रीज़न बीइंग कि मेरे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता, ठीक है। तो उसमें वो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, वो इनिशियल स्टेजेस पे काफ़ी हद तक बोर होते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जब मैं बेसिक्स पढ़ाऊँगा तो आपने थोड़ा सब्र करना है, इंशाल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता हम एडवांस की तरफ जाएँगे। अच्छा, तो ये मैं आपको तमाम चीज़ें कि फ्री ज़ोन कंपनी क्या होती है, फ्री ज़ोन क्या होता है, ऑफशोर कंपनी क्या होता है, इस क्या होती है, इस पे इंशाल्लाह ताला हम बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे भी, और रजिस्टर कैसे करवाना है, कॉस्ट कितनी होती है, ये तमाम चीज़ें देखेंगे। अच्छा, अब जब हमारा पहले वाला जो टॉपिक है कंपनी रजिस्ट्रेशन का, बिजनेस सेटअप का, ये आप सब क्लास ले रही हैं तो दो पर्पज़ हो सकते हैं। या तो आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है या किसी और की कंपनी रजिस्टर करवानी है, या आपने खुद यूएई में बिजनेस शुरू करना है, या आपने बिजनेस सेटअप की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो अगर आप खुद बिजनेस करेंगे तो भी आप दुबई में बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, ये एक सवाल पैदा होता है। और अगर आप दूसरों को बिजनेस सेटअप की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, फिर तो बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि अगला बंदा बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहता है। आपका जो अगर सिर्फ एक बंदे ने बिजनेस अपना स्टार्ट करना हो, एक कंपनी, तो उसको सिर्फ अपने मोटिव्स का पता होता है। लेकिन जब आपने बिजनेस सेटअप की सर्विसेज देनी होती हैं, तो आपने हर बंदे का जो डिफरेंट इंटरेस्ट है वो देखना होता है। जी, स्लाइड इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होंगी। अच्छा, लेकिन अभी आप प्लीज़ उस पर फोकस करें जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 3 तरह की जुरिस्डिक्शन हैं। अगर आपने यूएई में कंपनी खोलनी है किसी भी बंदे ने, पहला क्वेश्चन होता है कि कहाँ पे शुरू किया जाए। ये तो डिसाइड हो गया कि बिज़नेस यूएई में करना है। क्यों करना होगा उसकी भी हम रीज़न देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली चीज़ होती है बिज़नेस शुरू करना है, कहाँ पे करना है। क्या हमें मेनलैंड में बिज़नेस शुरू करना है, फ्री ज़ोन में बिज़नेस शुरू करना है, या हमें ऑफशोर कंपनी रजिस्टर करवानी है। हम सबसे पहले फ्री ज़ोन को पढ़ते हैं। उसकी रीज़न, जब तक आप फ्री ज़ोन को नहीं समझेंगे ना, मेनलैंड की समझ नहीं आएगी। सबसे आसान इसमें फ्री ज़ोन को समझना है। फ्री ज़ोन होता क्या है, जियोग्राफिकल एरियाज ही होती हैं, सही। अच्छा, अब सवाल क्या है। सवाल ये है कि मिसाल के तौर पे जबल अली फ्री ज़ोन में आप चले जाएं, खारदार तारें लगी हुई हैं, एक स्पेसिफिक एरिया को जबल अली फ्री ज़ोन का नाम दिया गया है, सही। तो ये एक जियोग्राफिकल एरिया ज़मीन पे एक जगह होती है। इसमें गवर्नमेंट किसी ख़ास एक्टिविटी को, किसी ख़ास इंडस्ट्री को, किसी ख़ास कुछ ख़ास कंपनीज को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे कुछ ख़ास प्रिविलेज देती है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम फ्री ज़ोन एक ही जैसे जैसे हों। मुझे दुबई में आने के बाद बहुत टाइम तक ये कन्फ्यूज़न रही थी कि हम फ्री ज़ोन और मेन लैंड में क्या फ़र्क है, और मुझे हमेशा डिफरेंट ओपिनियन मिलता था। मैं एक बंदे से पूछता था फ्री ज़ोन क्या होता है, वो कहता था इधर टैक्स नहीं होता। और उसके बाद मैं एक एक्सपर्ट से पूछता था, वो कहता था कि यार ये सिर्फ आईटी कंपनीज को प्रमोट करने के लिए फ्री ज़ोन इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अराउंड 55 56 फ्री ज़ोन है। हर फ्री ज़ोन का पर्पस डिफरेंट है। अच्छा, लेकिन ये बहरहाल ज़मीन पे एक जगह होती है, जियोग्राफिकल एरिया होता है, जिसे फ्री ज़ोन का नाम दिया जाता है। अब इस फ्री ज़ोन में ये एक मैसेज आया है फजल वहाब का कि नो वॉइस और साउंड।
आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है मेरे को, उनके पास शायद नेट इशू हो। जी जी, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। आवाज क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, ये फिर आपका प्रॉब्लम है। सही। अच्छा, फ्री जोन बेसिकली स्पेसिफिक एरियाज होती हैं, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक अथॉरिटी अपॉइंट कर दी जाती है जो वहाँ पे बिजनेस सेटअप देखती है। मिसाल के तौर पे आप देखें, पाकिस्तान में आपने बिजनेस शुरू करना है, आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, आप किससे लाइसेंस लाएंगे? एसएससीपी से लाएंगे, ऐसे ही है ना? अच्छा, आपने पंजाब में अगर होटल खोलना है, वहाँ पे एक पंजाब रेस्टोरेंट, पंजाब फूड अथॉरिटी मौजूद है, उससे आपको मेरे ख्याल से लाइसेंस लेना पड़ता है। पाकिस्तान छोड़े हुए 3-4 साल हो गए, लेकिन मैं किसी हद तक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अच्छा, फ्री जोन में हर फ्री जोन की एक अथॉरिटी बना दी जाती है कि ठीक है, आपने अगर इस खास जियोग्राफिकल एरिया में बिजनेस शुरू करना है तो आपको सिर्फ इस अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। सही। अच्छा, अब वैसे तो मैंने आपको बताया कि हर फ्री जोन के स्पेसिफिक बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है। मिसाल के तौर पे हर फ्री जोन 100% फॉरेन ऑनरशिप अलाउ करता है। सही। 100% फॉरेन ऑनरशिप से क्या मुराद है, ये प्लीज तवज्जो से सुनिएगा। ठीक है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब्दुल खालिक भाई, मुबशर भाई, सब तवज्जो से सुनिएगा। ठीक है, देखें, जो बेसिकली मेन लैंड में यूएई में अगर किसी ने बिजनेस शुरू करना होता था तो पहले पहले ये होता था कि आपने कोई भी बिजनेस शुरू करना है, 51% लोकल के शेयर होने चाहिए। लोकल से मुराद इमाराती। 51% शेयर इमाराती का होगा तो बिजनेस शुरू हो सकता है, कंपनी सेटअप हो सकती है। विद टाइम इसमें बहुत सारे बिजनेसेस को एक्सक्लूड कर दिया गया। अगर आपने यूएई में, दुबई में, मेन लैंड में कोई बिजनेस शुरू करना है तो अब बहुत सारे बिजनेसेस के लिए ये रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है कि आपके 51% ऑनरशिप किसी इमाराती की हो। लेकिन बहरहाल अभी तक मेन लैंड में बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे भी हैं जिनके लिए आपको एक लोकल स्पॉन्सर चाहिए होता है, एक इमाराती नेशनल चाहिए होता है जो आपका पार्टनर हो। फ्री जोन में ऐसा नहीं है। फ्री जोन में आपने जो भी बिजनेस करना है 100% ऑनरशिप आपकी होगी। सही, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा, इवन के कंपनी में भी नॉर्मली मेन लैंड में कंपनी भी होती थी तो ऐसे ही होता था कि 51% शेयर होल्डर इमाराती होगा। सही। लेकिन अब एलएलसी के केस में आपको बहुत सारी जगहों पे विदाउट लोकल स्पॉन्सर कंपनी ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद टैक्स बेनिफिट्स हैं। टैक्स बेनिफिट्स ज़्यादातर गुड्स में होते हैं। ठीक है, गुड्स जब आप इंपोर्ट करते हैं या गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स मिल जाती हैं। लेकिन सर्विसेज के केस में मोर और लेस चीज़ें सेम ही हैं। इंशाल्लाह ताला इसको हम टैक्सेशन पढ़ते हुए थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे कि टैक्स किस हद तक इम्पेक्ट करता है फ्री जोन में कंपनी बनाने को। सही। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं फ्री जोन की। जबल अली फ्री जोन दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन है। अच्छा, ये फ्री जोन का जो कॉन्सेप्ट है ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में हत्ता फ्री जोन मौजूद है एंड वहाँ पे टैक्स बेनिफिट मौजूद हैं। कई जगहों पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होता है, वहाँ पे एक्सपोर्ट वो उन कंपनीज को जिन्होंने आगे एक्सपोर्ट करनी होती हैं चीज़ें, उनको स्पेसिफिक बेनिफिट अलाउ किए जाते हैं, उन्हें स्पेसिफिक बेनिफिट दिए जाते हैं। जबल अली फ्री जोन दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन है। इसके साथ एक सी पोर्ट लगता है और ये फ्री जोन के अंदर ही सी पोर्ट वाक़ है, यानी बाहर से अगर कोई चीज़ आएगी वो डायरेक्टली फ्री जोन में लैंड करेगी।
वहाँ पे कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी आपको, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे। अगर आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न खोला हुआ है जबल अली फ्री जोन में, तो सी पोर्ट से चीज लैंड होती ही आपकी फैक्ट्री में आ जाएगी। अच्छा, ये जो जबल अली फ्री जोन है दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन, और इसका दुबई की इकॉनमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये फेस्ट एरिया है मुकम्मल तौर पे। आप अगर वहाँ पे जाएंगे आपको एंट्री कार्ड के बगैर इंटर नहीं होने देंगे। अच्छा, इसी तरह से दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन। अच्छा, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन पे बात करते हुए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगा उनसे स्पेसिफिकली जो दुबई में मौजूद हैं। कभी आप जब पाकिस्तान जाते हैं या पाकिस्तान से आते हैं, आपने देखा है कि दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन के साथ काफ़ी सारी एयरपोर्ट पे शॉप्स खुली हुई हैं। जब आप पासपोर्ट कंट्रोल से एग्जिट कर जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी सारी शॉप्स खुली हुई हैं, राइट? अच्छा, आवाज़ आ रही है ना सबको? जी जी आ रही है। जैसे बिल्कुल क्लियर आवाज है। जी सर, क्लियर है आवाज अच्छा, आपकी। एक और चीज़ कि आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन माइक आपने ऑफ करना है। इवन की क्लास के बीच में भी माइक ऑन करना है और आपने क्वेश्चन पूछ देना है। वेट नहीं करना कि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तभी आपने क्वेश्चन पूछना है, इमीडिएटली क्वेश्चन पूछें, ठीक है? एंड रिस्पॉन्स नहीं प्लीज़ अगली क्लासेस में भी मुझे अच्छा लगेगा अगर आप फ़ौरन क्वेश्चन किया करें और मेरे क्वेश्चन को आंसर किया करें। अच्छा, वो जो स्टूडेंट्स जो ट्रेनीज यूएई में मौजूद हैं या जो दुबई में आते जाते रहते हैं, क्या उन्होंने दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन पे देखा है कि एयरपोर्ट पे कुछ दुकानें मौजूद हैं, कुछ शॉप्स मौजूद हैं, गिफ्ट शॉप्स इनसाइड मौजूद हैं, एयरपोर्ट, इनसाइड ठीक है? एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट के इनसाइड है उसकी बात कर रहे हैं आप? जी, एयरपोर्ट के इनसाइड, ठीक है? वो वाला एरिया दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन में आता है। ये सर वो इसको बोर्डिंग दाफ लेने के बाद जो है वो काफी सारी दुकानें हैं, वहाँ पर शॉप्स हैं जी जी, काफी। बिल्कुल बिल्कुल। इसको दाफजा कहते हैं, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन अथॉरिटी। जबल अली फ्री जोन को जाफजा कहते हैं, सही, शॉर्ट फॉर्म जाफजा दाफजा। उसके बाद दुबई में मैदान फ्री जोन है। मैदान फ्री जोन दुबई में अगर आपने कंपनी रजिस्टर करनी है तो सबसे सस्ती जगह कौन सी है? मैदान फ्री जोन, ठीक है? और अगर यूएई में आपने कंपनी रजिस्टर करनी है तो सबसे सस्ती जगह कौन सी है? सबसे सस्ती कंपनी सेटअप, सस्ती जगह से मुराद मैं वहाँ की जियोग्राफिकल एरिया या ज़मीन की रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बिजनेस सेटअप कॉस्ट, बिजनेस लाइसेंस कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इधर मैं एक और चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको इसका आइडिया नहीं होता। पाकिस्तान में तो ऐसे होता है कई जगहों पे कि अगर एक बंदे ने बिजनेस करना है अपने घर के बाहर, उसने लिखा होता है सस्ता बाजार का बोर्ड लगा दिया और बिजनेस शुरू कर दिया, अंदर दुकान डाल दी। लेकिन दुबई में ऐसे नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान में भी आज तो कई जगहों पे रिस्ट्रिक्शन मौजूद हैं। आप 20 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। लेकिन यूएई में तो सवाल ही नहीं पैदा होता आप लाइसेंस लिए बगैर बिजनेस कर सकें, ठीक है? तो जब आपने बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना होता है ना, जिसे ट्रेड लाइसेंस भी कहा जाता है, तो इसकी कॉस्ट होती है। सिर्फ लाइसेंस लेने की कॉस्ट है, इसमें बिजनेस सेटअप करने की मिसाल मैंने आपको बताया था कि जबल अली फ्री जोन दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन है। दुबई में, अच्छा ये वाली जो क्वेश्चन है ना, ये अभी क्लासेस वगैरह इनको साइड पे रखते हैं अभी। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था बीच में कि क्या दुबई में फिजिकल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं? तो अभी प्लीज़ अभी तक टॉपिक पे नहीं। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो कुछ जो दीगर क्वेश्चन होते हैं वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, मैंने कहा था आपको जबल अली फ्री जोन दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन है। दाफजा दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन ये एयरपोर्ट के अंदर वाक़ है। मैदान फ्री जोन दुबई का सबसे सस्ता फ्री जोन है। शा, शाम फ्री जोन जिसे शारजा फ्री जोन भी कहा जाता है, सही, ये पूरे यूएई का सबसे सस्ता फ्री जोन है, सही। शम्स पूरे यूएई का इंक्लूडिंग दुबई, शारजा, अजमान सबसे सस्ता फ्री जोन है। लेकिन सिर्फ अगर दुबई की बात की जाए तो मैदान फ्री जोन सबसे सस्ता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि कंपनीज मैदान फ्री जोन में क्यों रजिस्टर होती हैं, शारजा फ्री जोन में ही क्यों नहीं रजिस्टर होती?
क्योंकि सबसे सस्ता तो शारजा फ्री जोन है। इसकी रीज़न ये है कि जो हर डिसीजन होता है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी आप देखेंगे कोई अराउंड 55 56 स्टूडेंट्स क्लास ले रहे थे और अभी ये बस डिस्कनेक्टिंग की वजह से 33 34 हो गई। अच्छा, मैदान फ्री जोन, शंख फ्री जोन हो गया, शारजा एयरपोर्ट फ्री जोन। अच्छा, सैफ फ्री जोन, सैफ जोन जो है ये बहुत बड़ा फ्री जोन है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। शारजा पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन, अजमान फ्री जोन इसी तरह से है, और रासुल खैमा फ्री जोन है। इसमें से रासुल खैमा फ्री जोन, जो रासुल खैमा फ्री जोन है वो ऑफशोर डेस्टिनेशन के लिए बड़ा मशहूर है, ठीक है। ऑफशोर कंपनी पे हम बात करेंगे। आवाज़ क्लियर आ रही है? मैं मुझे बताएंगे मुबशिर भाई, मुबशिर हसन भाई, आवाज़ क्लियर है मेरी? जी सर सर, आवाज क्लियर। ठीक है। तो मुझे बार बार कुछ स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है। सर आवाज क्लियर है। सर ये उनका मसला है, बात सही आ रही है। सर ठीक है, फिर मैं अब इसका नेट का जवाब इशू होगा सर। एडिट करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन लैंड पे। फ्री जोन कुछ खास डेस्टिनेशन मार्क की हुई हैं कि ये फ्री जोन है। जो मार्क नहीं हुई हैं वो क्या हो गई हैं? मेनलैंड, ठीक है, बाकी सारा इलाका मेनलैंड है। फ्री जोन एक एक्सेप्शन है। सो हर वो जगह जो फ्री जोन नहीं है वो हो गई मेनलैंड। अच्छा, यानी यूएई ने अगर टैक्स अनाउंस किया 9%, हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या ये 9% फ्री जोन पे लगेगा या नहीं। मेनलैंड के हवाले से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि मेनलैंड तो है यूएई, मेजर पोर्शन है, ठीक है। तमाम हेडलाइन ला ऑटोमेटिकली मेन लैंड पे अप्लाई हो रहे होते हैं। फिर जोन को प्रिविलेज दिया जाता है, एक्सेप्शन दी जाती हैं, बेनिफिट दिया जाता है, और कई जगहों पे उन बेनिफिट के बदले कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती हैं। तो मेन लैंड हर वो इलाका जो फ्री जोन नहीं है। अच्छा, अभी मैंने ऑफ शोर को डिस्कस नहीं किया, ठीक है। ऑफ शोर को मैं थोड़ा सा आगे चल के इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूंगा, और अगली क्लासेस में आपको ऑफ शोर कंपनीज के हवाले से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़, सवाल ये पैदा होता मेरा है कि आप बिजनेस शुरू करने लगे हैं, आप क्या कहेंगे? आप कहते हैं कहाँ पे बिजनेस शुरू करूं यार? सर मेरा समझ तो आ क्वेश्चन गई है। फ्री जोन क्या है, मेनलैंड क्या है, मैं कहाँ पे बिजनेस शुरू करूं? उसमें आपने कुछ फैक्टर देखने हैं। आपके पास भी अगर फर्ज करें आप इधर कंसल्टेंट हैं, बिजनेस सेटअप कंसल्टेंट हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन को मैं आंसर कर लूं। क्वेश्चन है कि प्लीज फ्री जोन में पॉइंट रिपीट कर दें, वॉइस डिस्टॉर्शन हो गई थी। सर मेरा अगर भी एक अभी जो क्वेश्चन है। बोल रहा था वो मैं ये बोल रहा था कि फ्री जोन स्पेसिफिकली मार्क्ड एरियाज हैं, वहां पे बेनिफिट दिया जाता है। अगर कोई भी जगह जो फ्री जोन नहीं है वो मेनलैंड होगी, ठीक है। अब जब भी कोई लॉ अनाउंस किया जाता है, टैक्स अनाउंस किया जाता है, तो क्वेश्चन कभी ये नहीं पूछा जाता कि ये मेनलैंड पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। ये पूछा जाता है ये फ्री जोन पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। सही। उसकी वजह ये है कि फ्री जोन को एक सेपरेट खास मार्क एरिया बनाया गया है कुछ इंडस्ट्रीज को प्रिविलेज देने के लिए। जो मेनलैंड है वो हेडलाइन एरिया है, वो मेन एरिया। एक क्वेश्चन आया है अभी चैट में कि मैं इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कॉस्ट भी बताऊंगा। इन्होंने कहा कि आपने कहा है कि एक फ्री जोन बड़ा सस्ता है और एक थोड़ा महंगा है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉस्ट निकालना कितना, सॉरी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी ये है कि हम जो एक नया बिजनेस सेटअप कर रहे होते हैं, क्या जी, वो सेम स्टेट से पूरे यूए में भी कर सकते हैं? टाइप कर दें, मुझे आपकी आवाज़ बड़ी आहिस्ता आई है, प्लीज़ टाइप कर दें अभी। सर मैंने ये पूछा, आप आवाज आ रही है? जी जी, मैंने कहा कि हम अगर कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, मतलब शारजा में किया है, तो वो जस्ट शारजा में ही होगा या पूरे यूए में भी कर सकते ओके, आपका क्वेश्चन समझ गया, ठीक है। आपने क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 स्लाइड तक वेट करना है, ठीक है। आगे उस पर इंशाल्लाह ताला
हम उसी टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना होता है आपका बिजनेस स्टार्ट करने का पर्पज़ क्या है यूएई में। सबसे पहले मैं आपको बैंकिंग चैनल वगैरह के हिसाब से बता चुका हूँ कि कई लोग बिजनेस बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल करने के लिए यूएई में बिजनेस शुरू करते हैं, और कई लोग मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में पेपाल नहीं है ना, तो जो ई कॉमर्स होते हैं, आईटी के लोग होते हैं, वो बाज़ औक़ात बेनिफिट लेने के लिए पेपाल वगैरह जैसी सर्विसेज अवेल करने के लिए यूएई में बिजनेस रजिस्टर करवा लेते हैं। इसके बाद अच्छा, ये जो पहली एग्जांपल थी, इसमें बंदा यूएई में बिजनेस नहीं करना चाहता, बिजनेस वो अपने मुल्क ही में कर रहा है, यूएई में उसने कंपनी खोली हुई है सिर्फ बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। इधर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने लगा हूँ इसके हवाले से कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपके पास यूएई का रेजिडेंट वीज़ा नहीं है, आप यूएई में बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, ठीक है। अगर आपकी कंपनी पाकिस्तान में है, यूएई में कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप यूएई में बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट ग्लोबल रूल है। अच्छा, अब आ जाते हैं टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर्स पे। एक और रीज़न ये हो सकती है कि आप कहते हैं कि यार मैं थर्ड वर्ल्ड में बिजनेस कर रहा हूँ, आसपास इतने अमीर लोग नहीं हैं, मैं दुबई में जाके बिजनेस करूँगा, वहाँ पे अमेरिकन आते हैं, वहाँ पे रशियन आते हैं, सबसे ज़्यादा यूएई में रशियन आते हैं, हर साल तकरीबन 20 लाख रशियन विजिट करते हैं, और आजकल रशियन की बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है यूएई में, इवन कि उनकी वजह से प्रॉपर्टीज ऊपर चली गई हैं, उसकी प्रॉपर्टीज की प्राइसेज ऊपर चली गई हैं। जो रशियन हैं वो सिर्फ 2 मुल्कों में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या टर्की में अपने मुल्क के अलावा, या टर्की में या यूएई में, ठीक है। कुछ इस तरह के उनके इश्यूज हैं, इसलिए वो यूएई को टारगेट करते हैं। तो सर, अब एक आप कहते क्वेश्चन है हैं, मेरा। जी जी, सर, ये जो इनके ऊपर जो पाबंदी लगती है, ये इनकी अपनी कंट्री लगाती है या इंटरनेशनली कोई नहीं ये इंटरनेशनल, अमेरिका लगाता है ये जैसे? इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं बेसिकली सैंक्शन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जो बात बता रहा हूँ ये मुझे एक रशियन ने बताई थी कि हम इसलिए यूएई में आते हैं, ठीक है। तो कई चीज़ें होती हैं, उस पर मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन मौजूद होता है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वही टॉपिक डिस्कस करूँ या उसी में आप मेरी बात मानें, फॉलो करें, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। टैक्स हो गया, बिजनेस सेटअप हो गए, बाकी तो मैंने आपको बात बताई है, ये मुझे एक रशियन ने बताई थी, वल्लाह आलम किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये दुरुस्त है कि इधर बहुत सारी रशियन प्रॉपर्टी लेते हैं, इधर बहुत ज़्यादा रशियन आते हैं। अच्छा, अब आपने कहते हैं कि पाकिस्तान में तो इतने कस्टमर नहीं है, इतने पैसे नहीं है, क्यों ना यूएई में जाके बिजनेस किया जाए, वहाँ पैसे कस्टमर मिलेंगे, ये सेकंड रीज़न हो सकती है। थर्ड चीज़ होती है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आपने यूएई में कुछ इंपोर्ट करना है या यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करना है, आपके लोग यहाँ का टारगेट नहीं है, यूएई के लोग, यूएई में जो कस्टमर क्लाइंटेल मौजूद है वो आपका टारगेट नहीं है। आपने यूएई में कंपनी बनाई और यहाँ से चीज़ें उठा के एक्सपोर्ट करनी, इस पर्पज़ के लिए भी आपको यहाँ पे कंपनी खोलनी पड़ती है, ठीक है। ये 3 अदद बताए हैं, बाकी इसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक रेजिडेंट वीज़ा लेना यूएई का, ये भी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से लोग कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट आगे जाके हम पढ़ेंगे जब, तो थोड़ा क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। पहला फैक्टर आपने ये देखना है कि यार बिजनेस क्यों शुरू करना चाहता है अगला बंदा। अच्छा, अब ज़रा देखें जो पहले वाला ऑप्शन होता है बैंकिंग चैनल, अगर किसी बंदे ने यूएई में बिजनेस नहीं करना, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, सिर्फ कंपनी ओपन करनी है और उसका बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, उसके नाम पे पेपल सर्विसेज लेनी है, अब आप क्या कहेंगे? नॉर्मली आप सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मैं डिटेल में इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा, और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इसके लिए कि कितनी कॉस्ट, कहाँ पे कितनी कॉस्ट आती है, कंपनी ओपन करने का प्रोसेस क्या है, कहाँ कहाँ से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, ये तमाम चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम पहले स्टेप पे हैं।
मैंने अगेन एक रिक्वेस्ट की है कि वो स्टूडेंट जो थोड़ा एडवांस लेवल पे होते हैं वो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो उन स्टूडेंट्स को भी हम उन ट्रेनिंग्स को भी अकोमोडेट कर सकेंगे जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं। ठीक है, या कई का एक हदफ होता है कि हमें जल्द 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 कॉस्ट पता चले, लेकिन जब आपको बिल्कुल फ्री जोन और मेन लैंड ही का नहीं पता तो मैं आपको कॉस्ट नहीं बता सकता। बताऊंगा भी तो आपको तो शायद समझ आ जाए जिसका उस खास चीज़ में कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ है कोई इंटी, लेकिन सब स्टूडेंट्स को नहीं समझ आएगी। अच्छा, तो मैं सबके लिए कंपैटिबल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अच्छा, अगर किसी ने सिर्फ बैंकिंग चैनल या पेपल वगैरह की सर्विसेज यूज़ करने के लिए बिजनेस शुरू करना है तो उसको की कोशिश होगी कि लो कॉस्ट एंटिटी स्टार्ट की जाए। अच्छा, अगर किसी ने पोटेंशियल कस्टमर टारगेट करने हैं तो वो ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पे कस्टमर बेस मौजूद हो। सही, मिसाल के तौर पे डीएमसीसी में ये एक फ्री जोन है, डीएमसीसी, इसमें ज़्यादातर फाइनेंशियल कंपनी मौजूद हैं। अगर मेन लैंड की बात की जाए, क्योंकि फ्री जोन में तो मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन होती है, बहुत सारे फ्री जोन में हर बंदा नहीं जा सकता, तो ज़्यादा आवाम कहाँ पे रहती है? आवाम रहती है मेन लैंड में। ऐसी सर्विसेज जो एंड कंज्यूमर को दी जाती हैं, मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट हो गया, ज़्यादा मेन लैंड में चलेगा। बाल काटने वाली सर्विसेज हो गई हैं, ये ब्यूटी पार्लर हो गया, मेन लैंड में चलेगा। सही, इन सर्विसेज को मेन लैंड में रखा जाता है। ठीक है, ये आपके पर्पस पे डिपेंड कर रहा है। अब थर्ड चीज़ है, आपने इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करनी है तो ज़्यादातर फ्री जोन आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट एक्सेस भी होती है, सी पोर्ट भी होती है, मेन लैंड में भी होती है, लेकिन फ्री जोन को ज़्यादातर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपने पहला काम ये करना है, जो ही आपके पास आप कहीं बिजनेस शुरू करना चाहते हैं खुद या किसी को बिजनेस सर्विसेज देना चाहते हैं, पहले इसे असेस करें कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों बिजनेस शुरू करना चाहते हैं यूएई में। अच्छा, अब पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं दोबारा, लो कॉस्ट एंटिटी, ज़्यादातर फ्री जोन में होती हैं, और सबसे ज़्यादा वो लोग जिन्होंने बिल्कुल उक्का सुक्का बिजनेस करना ही नहीं होता ना, वो शारजा फ्री जोन में कंपनी ओपन कर लेती हैं, बैंकिंग चैनल बैठ के यूज़ करती रहती हैं। उसके बाद अगर पोटेंशियल कस्टमर टारगेट करने हैं तो ज़्यादातर मेन लैंड होगी या ऐसा फ्री जोन होगा जिसमें आपके रेलिवेंट कस्टमर हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर एक ऐसा बिजनेस है जो फैक्ट्रीज को ही बिजनेस दे सकता है, फैक्ट्रीज को स्पेयर पार्ट सप्लाई करता है, तो वो फ्री जोन के अंदर भी बिजनेस चल जाएगा। लेकिन अगर आपने रेस्टोरेंट खोलना है, ब्यूटी पार्लर खोलना है, तो वो मेन लैंड में चलेगा। अच्छा, इसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ऐसा फ्री जोन ज़्यादा और अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो जिसके पास पोर्ट एक्सेस मौजूद हो। सही, तो ये पहला ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है? हुआ यूर पोटेंशियल कस्टमर्स इनसाइड मेन लैंड है, फ्री जोन कंपनीज हैं या फॉरेन कंट्रीज में आपके कस्टमर्स मौजूद हैं। ये वाला पॉइंट, इसमें मैं एक आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देने लगा हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये मैं आपके सामने असल में ज़्यादातर पढ़ाते हुए स्लाइड सामने नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ने लग जाते हैं तो वो फिर बात सुनते नहीं हैं। जो फ्री जोन कंपनी होती है वो मेन लैंड में बिजनेस नहीं कर सकती। ठीक है, आगे इसकी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि अगर उसने बिजनेस करना है तो कौन से ऑप्शंस उसके पास मौजूद हैं, लेकिन नॉर्मली जनरल रूल यही है कि एक फ्री जोन कंपनी मेन लैंड में बिजनेस नहीं कर सकती, बल्कि अपनी रेलिवेंट जुरिस्डिक्शन में बिजनेस कर सकती है। तो ये वाला पॉइंट आपने आगे भी इंशाल्लाह ताला आपके काम आएगा कि जो फ्री जोन कंपनी है वो सिर्फ अपनी रेलिवेंट जुरिस्डिक्शन में अपने सिर्फ फ्री जोन में बिजनेस कर सकती है या यूएई से बाहर बिजनेस कर सकती है, मेन लैंड में बिजनेस नहीं कर सकती। तो पहले जब आपने अपने कस्टमर देखने हैं, पहला तो स्टेप हो गया कि आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, पर्पस देखा। उसके बाद आपने देखा आपके कस्टमर्स किधर हैं। अगर मेन लैंड में आपके कस्टमर्स होंगे, वही जो मैंने आपको ब्यूटी पार्लर की एग्जांपल दी, उसको आपने देखना है। और आपने मेन लैंड में अगर ब्यूटी पार्लर वगैरह रेस्टोरेंट है तो फिर आपने मेन लैंड में बिजनेस ओपन करना है।
अच्छा, फ्री जोन कंपनीज अगर ऐसे स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करती हैं जो दूसरी फैक्ट्री में यूज होंगे, तो फिर आप ऐसे फ्री जोन में भी बिजनेस को ओपन कर सकते हैं जहाँ पे दूसरी फैक्ट्रीज मौजूद हैं। अच्छा, ऑफ शोर इन फॉरेन कंट्रीज, अगर फॉरेन कंट्रीज में आपके कस्टमर हैं तो फिर आपने ऐसा फ्री जोन ढूंढना है जहाँ पे से आपको इजीली एक्सपोर्ट कर सकें। सही। अच्छा, इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें मुझसे। सर लास्ट पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, इन फॉरेन कंट्रीज का जो आपने बताया ना, ये दोबारा रिपीट कर दें। ओके, इन फॉरेन कंट्रीज अगर आपके कस्टमर दूसरे मुल्कों में हैं तो फिर आप ज़्यादातर फोकस कर सकती हैं ऐसे फ्री जोन पे जिनके पास सी पोर्ट एक्सेस मौजूद है, जिनके पास एयरपोर्ट एक्सेस मौजूद है। सही। जहाँ पे अच्छा अब जगह है तो कौन सी जगह आप चूज कर सकती हैं? मिसाल के तौर पे जबल अली फ्री जोन आप देखें, जबल अली फ्री जोन आप देखें, उसके साथ सी पोर्ट लगता है। अजमान फ्री जोन के साथ लगता है। तो आप वो वाली जगह डेफिनेटली, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये मल्टीपल फैक्टर्स आपने कंसीडर करने होते हैं और अपने लिए बेस्ट जगह चूज करनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ई कॉमर्स ओपन करनी है कंपनी, ठीक है, अब ई कॉमर्स के क्लाइंट्स कितने हैं? ये मैंने आपको बताया कि ये फिक्स्ड रूल्स आपको नहीं बता रहा कि ये मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ कि आपने असेस कैसे करना है। ऐसे हो सकता है कि एक लिहाज से आप देखें तो आपको फ्री जोन अच्छा लग रहा हो, दूसरे लिहाज से देखें तो मेनलैंड अच्छा लग रहा हो। फ्री जोन में कंपनी सस्ती खुल ओपन होती है, लेकिन उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी आ जाते हैं, उस पर भी आगे चलेंगे। अगर ई कॉमर्स कंपनी खोलनी है तो कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपने फलान जगह पे खोलनी है। ऐसे हो सकता है कि अगर आपने ई कॉमर्स से बैठ के पाकिस्तान इंडिया में लोगों को सर्विसेज देनी है और बैंकिंग चैनल यूज़ करना है तो आप शारजा फ्री जोन में खोल लें। लेकिन अगर यूएई में लोगों से मिलना मिलाना है तो आप मेनलैंड में खोलें। सही। तो मल्टीपल फैक्टर्स आपने देखने होते हैं। कंपनी ओपन तो मेनलैंड में भी ई कॉमर्स की हो सकती है और फ्री जोन में भी हो सकती है, मेनलैंड में भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हाउ मैनी एम्प्लॉइज यू नीड, तो ये इसमें बड़ा एक सवाल इंपॉर्टेंट। मेरा, एक्सक्यूज मी, जी एक सवाल मेरा ये था, जैसे अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी खोलना चाहता हूँ तो उसको किस जोन में खोलूँ मैं? यानी मैं ट्रांजिट के तौर पे मैं यूज़ करूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऑडिट फर्म में कोई खोलना चाहता हूँ, लेकिन उसका मेन ऑफिस में रखता हूँ पाकिस्तान में, सब ऑफिस में बनाता हूँ दुबई में, और सर्विस प्रोवाइडर से मैं ये अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो मैं प्रोवाइड वो करूँ किसी और कंट्री के अंदर, तो इस कस्म में कोई कंपनी खोलनी हो मुझे तो मैं वो किस एरिया में खोलूंगा? प्लीज थोड़ा सा रिपीट करेंगे? मैं यहाँ तक तो समझा हूँ कि मेन ऑफिस पाकिस्तान में है एक ऑडिट फर्म का, इसके आगे आपने क्या पूछा? उसके अलावा मैं रिसोर्सेज अपनी जो है वो दूसरी, यानी अपनी सर्विस जो है वो दूसरी कंट्री में करूँ, फॉर एग्जांपल सऊदीया के लिए, कि मैं ठीक जो है। ऑडिट करूँ सऊदीया की कंपनीज का, लेकिन एक ऑफिस में यहाँ बनाना चाहूँ जिसको मैं ये समझे कि उसको ट्रांसिट के तौर पे यूज करूँ, कि मैं रिसोर्सेज को यहाँ लेके आऊँ, फिर यहाँ से कुछ दिन यहाँ रख के फिर मैं आगे करूँ, ताकि एक मेरा हब ये भी बन जाए दुबई। तो उसके लिए मुझे कहाँ बेहतर रहेगा कंपनी खोलना? मैं आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, आप रिसोर्सेज को पाकिस्तान से यूएई में लाएंगे, ठीक है, जी और उसके बाद आगे मूव करना चाहेंगे यूरोप में, हम कर लेते हैं, जी, ठीक है, मैं यूरोप एज्यूम कर साइड। लेता हूँ। ठीक है, सही। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपने जो पर्पस आपका ये है यूएई में लाने का कि यूएई से एम्प्लॉय को यूरोप भेजना आसान है, ठीक है, एज्यूम कर लेता हूँ। यस, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, अब जो एम्प्लॉय का वीज़ा है ना, वो नॉर्मली एम्प्लॉय को वीज़ा मिलना, एम्प्लॉय का यूरोप का वीज़ा किन वजूहात की बिना पे लगता है, ये एक बिल्कुल सेपरेट फील्ड है। ठीक है। अगर बात की जाए सिर्फ इधर तक कि आप यूएई में कंपनी खोल के कोई बुक कीपिंग की, अकाउंटिंग की फर्म खोल के आप सर्विसेज देना चाहते हैं यूरोपियन कंपनीज को, आप फ्री जोन में खोल सकते हैं, आप मेनलैंड में खोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आहिस्ता आहिस्ता मैं ये जो अगला आपको टॉपिक बताने लगा हूँ ना, ये हाउ मैनी एम्प्लॉयज यू हैव, ये किस हद तक रेलिवेंट है ये देखिएगा। और अच्छा देखिए, मैं मेनलैंड में काम करता हूँ या मैं फ्री जोन में काम करता हूँ, ये चीज़ मेरे यूएई के बिजनेस से ज़्यादा रेलिवेंट है। मैं ये नहीं देखूंगा कि मैंने यूरोप जाना है तो मेरा वीज़ा कहाँ का लगा हुआ है, मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ वो कहाँ पे है। ठीक है, बिजनेस सेटअप हो रहा है यूएई में। सही। अच्छा,
हाँ, आपका क्वेश्चन किस हद तक रेलिवेंट है, शायद वो इस पॉइंट से जो मैंने बात की कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज कंपनी वांट टू हायर, इससे शायद किसी हद तक मैच करता हो। कैसे? यूएई में, इससे पहले मैं आपको ज़रा वीज़ा का सिनेरियो बता दूं, ठीक है? क्योंकि मुझे एक अक्सर डाउट होता है, मैं बहुत सारे लोग जो यूएई में रहते हैं या यूएई में आना जाना रहते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें। द रीज़न बीइंग कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भाई बैठे होंगे, उनको वीज़े का आइडिया नहीं होगा। एक तो विजिट वीज़ा होता है, यूएई में आए, विजिट किया, वापस चले गए। फर्म मेनलैंड में भी ओपन हो सकती है, फ्री जोन में भी हो सकती है, ठीक है प्लीज़। अच्छा, इस पे इंशाल्लाह ताला ये जो ऑडिट फर्म के हवाले से बात कर रहे हैं, ये हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेन पर्पज़ ये है कि इधर ऑडिट फर्म खोली जाए, तो इस पे हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन है चैट में कि अगर किसी ने कंसल्टेंसी फर्म या ऑडिट फर्म खोलनी हो तो वो कहाँ पे खोले, मेनलैंड, फ्री जोन? ऑब्वियसली डिसीजन तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। क्लियर आती है आवाज। आवाज क्लियर है। अच्छा, सर आवाज आ रही। देखिए, कंसल्टेंसी फर्म कैसे ओपन होगी, ये प्लीज़ तवज्जो से सुनिएगा, चूँकि मेरे स्टूडेंट्स की मेन फील्ड है, ये बहुत सारे इधर फार्म ओपन करना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली ये वाली बात हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो कंपनी कैसे कहाँ कहाँ पे एक फर्म बिजनेस कर सकती है, कहाँ कहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है? और फर्म, कंसल्टेंसी फर्म, ये उन चंद एक इंडस्ट्रीज में से है जिसके हवाले से हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला कि उसकी कॉस्ट कितनी है और वो कहाँ कहाँ पे सर्विसेज दे सकती है, ठीक है? कंसल्टेंसी फर्म टारगेट एरिया है, हॉट एरियाज है, उस पर हम लाजमी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अभी प्लीज़ तवज्जो से सुनना है इस पॉइंट को, वीज़ा वाले को। अच्छा, यूएई में अक्सर लोग आदी होते हैं, यूरोप वगैरह का सुनते रहते हैं पाकिस्तान में कि फ़लाँ भाई को यूरोप का वीज़ा मिल गया है, ठीक है? उसको कंपनी ने बुलाया, अब वो पक्का पक्का उसको पीआर मिल जाएगी। अच्छा, अब आप गए कनाडा, 5 साल की पीआर मिल गई, या 5 साल की होती है, 6 ईयर जो भी होती है। आप ही अल्लाह ना करे एक कंपनी से जॉब चली गई, कोई मसला नहीं है, कंपनी में आपकी जॉब चली गई है, वीज़ा आपके पास 5 साल का है, ठीक है? यूएई में ऐसा नहीं है। यूएई में आपका जो वीज़ा है वो लिंक हुआ हुआ है, आपकी जॉब से। आपकी जॉब हुई है एक कंपनी में, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। खुदा न ख्वास्ता आपकी जॉब चली जाती है या आपने रिजाइन कर दिया, इस कंपनी ने आपका वीज़ा कैंसिल करना है। वीज़ा कैंसिल होगा, उसके बाद आपके पास एक ख़ास टाइम पीरियड होगा, 60 डेज होंगे। इस 60 डेज के अंदर आपने कोई नई जॉब ढूंढनी है और जो नई कंपनी होगी वो आपका वीज़ा लगवाएगी, और ये वीज़ा लिंक होता है कंपनी के साथ। आपका ये 60 दिन है सर या 28 दिन है? बाकियों के लिए 60 डेज है, ठीक है? ठीक हो गया अली भाई, समझ गए? और किसी का क्वेश्चन है? ये पहले पहले 30 डेज होता था आई थिंक, लेकिन अभी 60 डेज है, और शायद लेबर्स को मेरे ख्याल से अभी तक 30 डेज का मिल रहा है, बाकी सबका 60 डेज होता है। और ये वाली बात तकरीबन आप कह लें कि मिनिमम 1 साल से ऐसे ही है। अच्छा, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि यूएई में वीज़ा लिंक होता है कंपनी से। आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपका वीज़ा कंपनी से लिंक है, आप कंपनी के ऑनर हैं, आपका वीज़ा कंपनी से लिंक है, ठीक है? अच्छा, ये जो वीज़ाज हैं, गोल्डन वीज़ा, ग्रीन वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, इनसे हम अभी डील नहीं कर रहे। अभी मैं आपको जो बेसिकली बता रहा हूँ चीज़ें, वो बता रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या पार्टनर वीज़ा, ठीक है?
ये दो हमारे हमसे रेलिवेंट हैं। बाकी गोल्डन वीज़ा किसी ने लेना है 10 साल का होता है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी आमदन 1 लाख दरम से ऊपर हो। अब तो मेरे ख्याल से 30,000 दरम कर दिया, इतने से ऊपर हो तो आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। इतने से ज़्यादा सैलरी से ऊपर हो या आपकी इन्वेस्टमेंट हो तो आप ग्रीन वीज़ा ले सकते हैं। स्पाउस वीज़ा, अगर आपके हस्बैंड इधर हैं तो आप स्पाउस वीज़ा ले सकती हैं। मुबशिर हसन भाई, आपको आवाज़ आ रही है? सर आपकी आवाज़ अच्छा, ऐसे बिल्कुल क्लियर है, कोई issue नहीं। ठीक है। अली भाई, आपका इशू है ना? अच्छा, अभी हम चेक कर रहे हैं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को और पार्टनर वीज़ा को। अच्छा, ये आपका कंपनी से लिंक होते हैं, सही। अच्छा, जो ऑफ शोर कंपनी है, अभी तक मैंने उसकी डिटेल नहीं बताई, उसकी मैंने आपको डिटेल नहीं बताई। जो ऑफ शोर कंपनी होती है उसमें रेजिडेंस वीज़ा नहीं मिलता, सही। या फ्री जोन कंपनी के केस में मिलेगा या मेन लैंड कंपनी के केस में मिलेगा। सर अगर अच्छा, वीजा नहीं अब मिलेगा तो जो कंपनी होती है वो आपका वीज़ा लगवाने की कॉस्ट देती है, वो पैसे पे करती है। आपका वीज़ा लगेगा, उस पे जो खर्चा आएगा उसकी कॉस्ट होती है, वो कंपनी ने बियर करनी होती है, सही। पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि अगर एक भाई साहब ने जॉब की ज्वाइन की, 3 महीने बाद चले गए छोड़ के, तो कोई मसला नहीं होता इतना, एम्प्लॉयर भी कहते हैं जाने दो। लेकिन यहाँ पे बाद औक़ात एम्प्लॉयर के पेट में बड़ा दर्द होता है कि यार मैंने इतनी लंबी कॉस्ट लगा के एक एम्प्लॉय हायर किया है और वो जो है वो देखो 2-3 महीने के बाद जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कॉस्ट डिफरेंट हो जाती है, बाद औक़ात मेन लैंड में डिफरेंट होती है, फ्री जोन में डिफरेंट होती है, ये कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये वाली चीज़, मैं आपको ये बता रहा था, हमारा मेन टॉपिक है आपने बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर करना है। आपने बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर करना है, उसमें मैंने पहली चीज़ बताई कि क्यों बिजनेस कर रहे हैं, क्लाइंट्स कितने हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है आपने एम्प्लॉय कितने रखने हैं। फ्री जोन में नॉर्मली 1 to 6 एम्प्लॉय का कोटा आपको मिल जाता है। इससे ज़्यादा लेने हों अगर, तो आपको कुछ को कॉस्ट काफ़ी ऊपर चली जाती है, ठीक है। अगर पहले 6,000 का पड़ रहा था तो अभी मे बी 8,000 का पड़े, कॉस्ट इंक्रीज होती है, ठीक है। मेन लैंड में उसके बरक्स ऐसे नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास बिजनेस है, आपको एम्प्लॉय हायर करना है, ठीक है। आपके पास बिजनेस है, आपको कोटा मिल जाएगा। कोटे से मुराद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, सही। अच्छा, अभी मुझे, मैं थोड़ा सा सक गया हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट ब्रेक देने हैं, ठीक है। 5 मिनट तक आप इधर ही रहें और जस्ट 5 मिनट रेस्ट, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट आई विल बी बैक। ओके, सब अवेलेबल हैं? यू नो वॉइस बिकॉज आई वॉज नॉट हेयर, ओके। तो ये प्लीज़ ये वाली चीज़ें बाद में कर लेना, पोल इस तरह से ना करें, लेकिन हैं दुबई के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ओके। अच्छा, अब मैं बात करने लगा हूँ कि मेन लैंड में अब होता ही है कि फर्ज करें एक कंपनी खोली आपने। कंपनी खोलने के बाद आप अथॉरिटी से कहते हैं मैंने वीज़ा अप्लाई करना है। कितने वीज़े अप्लाई करने हैं? मैंने 50 एम्प्लॉय रखने हैं। अथॉरिटीज़ आपसे कहेंगी अच्छा आपने 50 एम्प्लॉय रखने हैं, आपकी तो कंपनी अभी खुली है, आपके पास इतना बिजनेस है कि आपको 50 एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़े। कोटा आपका जो अप्रूव होना होता है ना, ये इस तमाम चीज़ के इसके के एनालिसिस पे होता है। जी अली, अच्छा, उन्होंने हैंड रेज किया, आई डोंट नो कि वो गलती से हो गया या वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते थे। अच्छा, जो फ्री जोन है उसमें नॉर्मली रिस्ट्रिक्शन है 1 to 6, कॉस्ट कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट ज़्यादा होती है और वीज़ा लेना मुश्किल होता जाता है। जबकि मेन लैंड में अगर आपके पास बिजनेस है तो आप जितने चाहें वीज़ा निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लाइसेंसिंग इशूइंग अथॉरिटीज़, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले इन 3-4 फैक्टर की बेस पे
जी, काइंडली इन तीन चार मेनलैंड के काइंडली मेनलैंड के वीजा के बारे में बताएंगे, तो रिपीट कर दें काइंडली, क्या कहा? दोबारा बोलें प्लीज। मेनलैंड के वीजे के बारे में आपने, मतलब नंबर ऑफ कोटास कोटास कितना होता है उसका, वो काइंडली बताएंगे। कोटा कितना होता है यार, देखें 3+3 कोटा आपको मिल जाते हैं इनिशियली। ठीक है, इतने तो इनिशियली होते हैं कि एज्यूम करती हैं अथॉरिटीज कि चलो एक बंदे ने बिजनेस करना है, कंपनी ओपन किया तो कम से कम 5-6 बंदे तो वो रखेगा ही। लेकिन अगर ज़्यादा बंदे आपने लाने हैं ना, तो वहाँ पे आपको पहले कोटा अप्लाई करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैंने अगर एक बंदे को बुलवाना है फ्रॉम पाकिस्तान, तो अथॉरिटीज़ कहेंगे कि वाकया बंदे की आपको ज़रूरत भी है या नहीं। सही। अच्छा, इनका एक क्वेश्चन है कि कॉस्ट इंक्रीज डिपेंड ऑन हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज और शेयर्स। मैं नहीं समझा। देखें, एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, जो रेजिडेंस वीज़ा है ना, वो एम्प्लॉयज़ को जो आप वीज़ा देंगे उसके कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया कि यूएई में जो वीज़ा होता है वो कंपनी ने लगवाया होता है। सही। उसके बाद इन 3-4 फैक्टर की बेसिस पे तो आपने फैसला करना है कि कहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवानी है, बिजनेस कहाँ पे करना है। ओके, अच्छा, ये प्लीज़ थैंक यू, अगर कोई इस तरह की मिस्टेक है कहाँ पे है। ओह, थैंक यू अ लॉट। सो इस तरह की अगर कोई मिस्टेक हुआ करें तो प्लीज़ लाजमी पॉइंट ऑफ आउट किया करें, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आने लगे हैं, पहले वाला प्रोसेस था कि हमने बिजनेस कहाँ पे करना है। पहला हमने असेस किया कि बिजनेस कहाँ पे करना है। अब हम आने लगे हैं प्रोसेस की तरफ। बिजनेस ओपन करने का प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपने किसके पास जाना है। ये फैसला आपने कर लिया कि मेनलैंड में कंपनी रजिस्टर करनी है या फ्री जोन में रजिस्टर करनी है। उमर शरीफ, उमर भाई, आप मौजूद हैं उधर? मुबशिर हसन, आप भी मौजूद हैं? अपना प्लीज़ ज़रा माइक अनम्यूट म्यूट कीजिएगा और कुछ क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। कि आवाज़ आ रही है सबको? जी जी, आवाज क्लियर है। एक सेकंड, मुबशिर भाई, मुबशिर हसन, आपको प्लीज़ जवाब देंगे, आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। मेरी आवाज़ क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि यार मैंने कंपनी रजिस्टर करवानी है, मैंने किसके पास जाना है। मैंने आपको बताया कि दुबई में अगर मेन लैंड में करवानी है तो डीईडी के पास जाना है। डीईडी क्या चीज़ है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। अगर आपने फ्री जोन में कंपनी रजिस्टर करवानी है तो आपको रेलिवेंट फ्री जोन अथॉरिटी के पास जाना है। जाफजा, जबल अली फ्री जोन में कंपनी खोलनी है, जाफजा की अथॉरिटी के पास चले जाएं। ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर आने लगा हूँ थोड़ा सा कॉस्ट की तरफ। प्लीज़ सबको आवाज़ आ रही है? क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है इधर तक? सर काइंडली अथॉरिटीज के नाम ना आप मेंशन करते जाएं अपनी फाइल में।
नहीं नहीं, देखें अथॉरिटीज़ के नाम कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिर्फ मेन लैंड का आपने याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फ्री जोन, जो फ्री जोन का नाम है उसी की अथॉरिटी है। मिसाल के तौर पे शारजा फ्री जोन में आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, शारजा फ्री जोन से रब्ता करें। अथॉरिटी का नाम है ना शारजा फ्री जोन अथॉरिटी, ऐसे कह लें। सही, अथॉरिटी का नाम कोई डिफरेंट नहीं होता या कोई यूनिक नहीं है, मैं उसकी बस ऑनर की बात कर रहा हूँ। उस फ्री जोन के को मैनेज जो भी कर रहा है उससे आपने रब्ता करना है। अच्छा, अब कॉस्ट कितनी आती है, मैं अभी तक डिटेल्ड में, प्लीज़ ये याद रखिएगा, अभी तक मैं आपको डिटेल कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, ठीक है। अभी तक आपको सिर्फ एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, उसकी वजह क्या होगी ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एग्जैक्ट कॉस्ट देना बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहला स्टेप पाकिस्तान में भी यूएई में भी कंपनी रजिस्टर करवाते वक्त होता है नेम अप्रूवल। अब अगर आपने इंग्लिश नेम रखना है तो कॉस्ट कम होगी, अगर आपने फ्रेंच नेम रखना है तो कॉस्ट ज़्यादा होगी। सिर्फ फ्रेंच नेम की अगर आप मुझसे अगर नेम की कॉस्ट पूछेंगे ना, मैं आपको कहूँगा 700 दरम से लेके 3000 दरम तक, ठीक है। अच्छा, मैं आपको मोटा सा हिसाब बताता हूँ, ठीक है। मेन लैंड में नॉर्मल कॉस्ट तकरीबन 14,000 दरम की है, लेकिन हर चीज़ की नहीं, हर चीज़ की नहीं। मैंने आपको बताया कि 60-70% बिजनेस का जो लाइसेंस है वो आपको 14,000 दरम तक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको कम भी किया जा सकता है लोकल स्पॉन्सर के जरिए, कैसे किया जा सकता है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, डिटेल्ड हम 3-4 कंपनीज की, 3-4 खास इंडस्ट्रीज की कॉस्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, अब जब भी कंपनी ओपन होती है तो नॉर्मली आप कह लें आपको 3 पार्टनर के कोटा मिल जाते हैं और 3 एम्प्लॉयज कोटा मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल क्या है, सवाल ये एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि चैट में कमेंट किया कि सर अभी सिर्फ तीन वीज़ा मिल रहे हैं। 3 वीज़ाज का क्या मतलब है, क्या आप ये कह रहे हैं कि कोई बंदा फैक्ट्री नहीं ओपन कर सकता? फैक्ट्री ओपन होगा तो फैक्ट्री ओपन करने का तो अच्छा खासा एक फैक्ट्री में जो एक बड़ी फैक्ट्री होती है उसमें तो कई जगहों पे 100 लेबर भी काम कर रहा होता है। ये जो 3 वीज़ा का इशू है ना, ये बेसिकली क्या था कि कई लोग क्या करते थे, ये तवज्जो से सुनिएगा, कि मेरे भाई बैठे हुए हैं, मुबशर भाई बैठे हुए हैं, उमर शरीफ भाई बैठे हुए हैं, ये कहते हैं मैंने दुबई आना है। मैंने कहा यार जॉब तो है ही नहीं, मेरे पास तो कोई वैकेंसी नहीं है, मैं कैसे मतलब है आपका वीज़ा इशू करूँ? वो कहते हैं भाई मैं काम कर लूँगा, मैं अपने क्लाइंट ढूंढ लूँगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, आप मुझे किसी तरीके से दुबई पहुँचा दें। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, ऐसा करें कि मेरी कंपनी है, मैं उसमें आपको एम्प्लॉय बना देता हूँ, मैंने आपसे कोई पैसे लिए, ठीक है, आपको वीज़ा दे दिया, आप मेरी कंपनी के इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आप यूएई में आ गए। लेकिन यूएई में आने के बाद आप एक्टिवली मेरी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, काम अपने क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, अपना आपने निज़ाम खोला हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ का खतरा था। इसको डिस्करेज करने के लिए यूएई ने कोटा अप्रूव करना मुश्किल कर दिया। मिसाल के तौर पे अगर तीन तीन इनिशियली जब कंपनी खुली तो 3 पार्टनर के वीज़ा मिल गए, 3 आपको एम्प्लॉय का कोटा मिल गया, ठीक हो गया। अगर आपने ज़्यादा वीज़ा अप्लाई करने हैं तो अथॉरिटीज़ कहती हैं नहीं, हम एक्सपेक्ट करेंगे आपका ऑफिस है कि नहीं है। आपने अगर कहते हैं कि यार मैंने तो फैक्ट्री खोलनी है, आप दिखाएं फैक्ट्री किधर है, आपके पास कोई ऑर्डर्स हैं या नहीं, ठीक है। तो खुरम भाई ये ऐसा नहीं है कि मुकम्मल ऑल टू गैदर उन्होंने मतलब है ऑल टू ऑल वीज़ा ही बंद कर दिए, ऐसा नहीं है। नहीं, ये मैंने सर ये आपको जो 14,000 नए एस्टिमेट वीज़ा दी। आप कह रहे हैं, जी, इसमें डेजिग्नेशन भी प्री डिफाइंड है कि ये तीनों जो है वो फिक्स, यानी फॉर एग्जांपल कोई अकाउंटेंट है या कोई फील्ड वर्कर है, ऐसी भी कोई कैटेगरी इसमें मेंशन होगी?
ये या आपने सिर्फ बेसिक जर्नल है कि 3 एम्प्लाई हैं तो कोई भी रख सकते हैं? नहीं, देखिए पहले 3 का तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है, लेकिन आगे जब आप चलेंगे ना तो आपको एक ख़ास डेज़िग्नेशन का कोटा मिलेगा। मिसाल के तौर पे आपको अकाउंटेंट का कोटा, आप देखते हैं कि आपकी कंपनी में अकाउंटेंट, फ़र्ज़ करें आपने 10 एम्प्लॉयी रखने हैं, 10 की अकाउंटिंग की डेज़िग्नेशन अकाउंटेंट की नहीं मिल सकती। अच्छा, लेकिन एक पॉइंट गौर से सुनिएगा कि ये सिर्फ़ वीज़ा पर्पज़ के लिए है। वीज़ा पे बेशक आपके लिखा हो पीआरओ, आप काम अकाउंटेंट का कर रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो पैसों से गर्ज़ है, आपको सैलरी मिल रही है, आप अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, आपके जॉब ऑफर लेटर पे अकाउंटेंट लिखें, ठीक है? तो सर इसमें अगर हम प्रपोजल बना के देते हैं इनिशियली, जैसे आप कह रहे हैं 3 वीज़ा हैं सिर्फ, तो अगर हम इनिशियली ही एक प्रपोजल बना के देते हैं कि हमें 10 बंदे रिक्वायर्ड हैं, तो इनिशियली फिर उसमें कॉस्ट ऐड हो जाएगी वो 10 बंदों की, और उस कोटे को प्रूव कर लिया जाएगा? कोटा को अप्रूव भैया आप अथॉरिटीज़ को कन्विंस करें, आपको वाकई ज़रूरत है, अथॉरिटीज़ आपको देंगी। बिज़नेस को तो डिस्करेज नहीं कर सकते ना, बिज़नेस को तो डिस्करेज करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है क्लियर। अनवांटेड लोगों के यूएई लाने के लिए, ठीक है? वरना तो आप कहें कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ना करे यूएई में कोई फैक्ट्री नहीं ओपन हो सकती। बड़ी फैक्ट्री में आप अच्छे खासे एम्प्लॉय चाहिए होते हैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी, मेरा एक ज़्यादा कोटा क्वेश्चन था जी, कि मोहरे के कॉन्ट्रैक्ट पे आपका जो डेजिग्नेशन होता है वो डिफर कर सकते हैं आपके कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट से? बिल्कुल। कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट से मुराद जो आपको कंपनी का ऑफर ऑफर लेटर, लेटर। जो उन्होंने आपको ऑफर लेटर दिया हुआ है, जो फॉरेन वो कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, जो अथॉरिटीज़ के पास रजिस्टर होगा और जिसकी बेस पे आपका वीज़ा लगेगा, वो तो वही होगा जिस पे आपकी डेजिग्नेशन जो आपके आईडी पे लिखी हुई है वही होगी, जो आपके का कोटा अप्रूव हुआ है वही होगा, ठीक है? लेकिन जो आपको उन्होंने वैसे ऑफर लेटर दिया हुआ है वो डिफरेंट हो सकती है। सर क्वेश्चन था सर मेरा, जी आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है। सर ये डेमो क्लास है तो इसमें आप शायद ओवरऑल सारी चीजें कवर करनी है, कि जो ट्रेनिंग का जो पर्पस है इसमें तमाम चीजें कंपनी इनकॉर्पोरेट से लेके लास्ट तक, इसमें इनकम टैक्स भी आ गया, फाइलिंग टैक्स रिटर्न भी आ गए, पेनल्टीज फाइन, जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें आप इसमें कवर करेंगे, या सिर्फ अभी आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन के हवाले से ही चीजें बता रहे हैं? नंबर एक, क्योंकि सर जो ऑब्जेक्ट है एज अ मेरा इस ट्रेनिंग का, कि मैं जॉब मार्केट सर्च कर सकूं यूएई की, क्योंकि आजकल जितनी भी रिक्वायरमेंट आती है उसमें आपको सेल टैक्स और इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। सर ये क्वेश्चन था। सेकंड, जो आप सर मैनलैंड की बात करी है आपने, फ्री जोन की बात करी है, ऑफशोर की, सर इसमें कोई सब्सटेंस भी होती है? मतलब अगर मैंने मैनलैंड में रजिस्ट्रेशन करा ली तो मैं अब फ्री जोन में भी जा सकता हूँ, ऑफशोर फ्री जोन में जा सकता हूँ, लेकिन जिस अरे तरह हमने कहा फ्री जोन में कर दिया तो बिजनेस, उसके बाद में मैनलैंड में नहीं जा सकता, फ्री जोन वाली कंपनी मेनलैंड में बिजनेस नहीं कर सकती। और मेनलैंड वाली फ्री जोन में कर सकती है? यस। तो मेनलैंड वाली सेकंड, सबसे ऊपर चला जाता है, वो सब जगह काम कर सकती है बिल। अगर मेनलैंड में जी रजिस्टर्ड कर लिया तो किसी भी फ्री जोन मेनलैंड में में जा आपकी सकते हैं। एंट्री होती है, तो मेन लैंड में एंट्री होती है वो किसी पर्पज से होती है। मिसाल के तौर पे आप मेनलैंड में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? भाई मैं वहाँ से सामान खरीदने जा रहा हूँ, मेरे पास ऑर्डर है, मैं सामान डिलीवर करने जा रहा हूँ, ठीक है? बाकायदा गेट पास बनता है आपका, ठीक है? सेकंड, पहली चीज़ आपने पूछी थी कि क्या आपको ये डेमो क्लास है? देखें डेमो क्लास मैंने तो बेसिकली पढ़ाना स्टार्ट की है, ठीक है? इनिशियल अभी बेसिक्स बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होगा। कॉर्पोरेट टैक्स और वैट के हवाले से जो आपने बात की, देखें कॉर्पोरेट टैक्स, ऑल दो यूएई का कॉर्पोरेट टैक्स पाकिस्तान के मुकाबले में छोटा है, लेकिन आपको 2 दिन के अंदर मैं पूरी कॉर्पोरेट टैक्स प्रैक्टिकली नहीं सिखा सकता। ये मैंने आपको बताया कि मैं प्रैक्टिकली पोर्टल पे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, आपको पूरा दिखाऊंगा कि आपने कॉर्पोरेट टैक्स कैसे रिटर्न फाइल करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है, वैट रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। गॉट इट? ओके, स्टार्ट हमने अपने सेटअप से किया। राइट। सर यही क्लियर करना था, जिस समय आप डिटेल में पढ़ा रहे हैं इनकॉर्पोरेशन, उसमें तकरीबन टाइम लग जाएगा, तो क्योंकि अगर डेमो में जो नॉर्मली होता है उसमें तमाम एक्सपेक्ट मुझे कवर हो भाई रहे होते देखिए, मुझे डेमो सेमो का नहीं पता, मैं इस वक्त क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है? ये हैं। ओके पहली सर, दो हमें क्लासेज हैं, डेमो में ही ठीक है? बताया गया था। ये पहली 2 क्लासेज हैं। डेमो जो होगा ना वो तो आप कह रहे हैं कि आपको इनिशियली चीज़ें बताई जाती हैं, ये हमने कंपनी सेटअप से, कंपनी रजिस्ट्रेशन से क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं।
बेसिकली जो उन्होंने बताया था ना वो ये था कि फर्स्ट 2 क्लासेस फ्री कर रहे हैं क्योंकि वो डेमो क्लास में थोड़ा कोई ऑडियो का मसला ये हो गया था, उस वजह से फर्स्ट 2 क्लासेस हमारी फ्री हैं। ये बेसिकली हमारी प्रॉपर क्लास चल पड़ी। हमारा राइट सर? ओके, अच्छा हाल तो मैंने एक डेमो भी रिकॉर्ड करवाया हुआ है। अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक है, ये 2 क्लासेस फ्री हैं और ये रेगुलर क्लासेस हैं, इसको आप रेगुलर क्लास ही समझें। अच्छा, अब इधर एक चीज़ आ जाती है कि कोटा अप्लाई होने के बाद वीज़ा अप्लाई होता है, और मैंने आपको जैसे कि बताया कि वीज़ा की कॉस्ट होती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि वीज़ा की जो कॉस्ट होती है ना, ये फिक्स नहीं होती। कंपनीज को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कोई कंपनी कैटेगरी ए में चली जाएगी, उसकी वीज़ा की कॉस्ट कम पड़ेगी, उसने 10 एम्प्लॉयज बुलाने हैं, उनका वीज़ा लगवाने हैं, वो उनको सस्ते में पड़ जाएगा। कैटेगरी बी की कंपनी है तो तकरीबन आप कह लें इनिशियली वीज़ा 3.5 से 4.5 हज़ार के दरमियान आते हैं। जो ही पहला वीज़ा लग जाएगा, जब पहले आपने कुछ वीज़ा डाल दिए, उसके बाद कंपनी कैटेगरी सी में चली जाती है। कैटेगरी में कॉस्ट तकरीबन 5.5 से 6 हज़ार के दरमियान होती है। ठीक है, अगर डाइवर्स एम्प्लॉयड रखेंगे, मल्टीनेशनल कम्युनिटी हायर करेंगे, उसमें यूरोपियन भी होंगे, अमेरिकन भी होंगे, ऑस्ट्रेलियन भी होंगे, तो आपको वीज़ा की कॉस्ट कम पड़ेगी, आपकी कंपनी कैटेगरी ए या बी में रहेगी। जबकि कैटेगरी सी में कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, डिफाइन कैसे की जाती हैं कैटेगरीज? हाँ मेरा भाई, मैंने आज तक कैटेगरी ए वाली कोई कंपनी नहीं देखी। ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ, पता नहीं कैसी कंपनीज होती होंगी। ठीक है, या शायद जिनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट हो, अमेरिकन एम्प्लॉयज़ हों सारे, उनके यहाँ होता होगा। कैटेगरी बी की बात की जाए अगर, ये डिफाइन कैसे होती हैं, बेसिकली मोहरे ने किया होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इमिग्रेशन, और वीज़ा की कॉस्ट उनका अपना एल्गोरिथम है जिसके लिहाज से कैलकुलेट होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपने पहला वीज़ा लगाना है ना, आपके पास 20 का कोटा अप्रूव हो गया, आपकी कंपनी इनहेरेंटली शुरू में कैटेगरी बी में होती है, आपको कॉस्ट पड़ रही है से 4,000 दिरहम। एक वीज़ा अप्लाई कर दिया, उसके बाद जब आप दूसरा वीज़ा एक वीज़ा अप्लाई कर दिया, उसके बाद दूसरा वीज़ा आपका जो लगेगा ना, ये 5 to 6,000 तक जा पहुँचेगा। अच्छा, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, आपने क्या किया, चालाकी की, आपने सारे 10 वीज़े इकट्ठे अप्लाई कर दिए कंपनी कैटेगरी बी में से। अब आपको एक की कॉस्ट 4,000 पड़ी थी, 10 वीज़ों की 40,000 पड़ी है, यानी 4,000 पे 10 वीज़े निकल आए हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपके मैं क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो प्लीज़ वो मुझसे पूछें। ट्रेड लाइसेंस पे मेंशन होती है आपकी कैटेगरी? नहीं नहीं ये नहीं, क्या ये कंपनी की कैटेगरी मेंशन कैसे, अंदाजा कैसे कर सकते हैं मतलब कोई नहीं भी नहीं, कंपनी एक्सेस करनी हो तो किस तरह नॉर्मली पता आप चलेगी? वीज़ा अप्लाई करने लगते हैं ना, मोहरे से आपके पास कॉस्ट आ रही होती है, कैलकुलेशन ये ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आप कम वीज़े डालेंगे, थोड़े वीज़े डालेंगे, कॉस्ट महंगी पड़ेगी, काफ़ी सारे वीज़े इकट्ठे डालें, आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। ठीक है, बल्क डिस्काउंट भी होता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। ये बेच के लिहाज से कॉस्ट इंक्रीज करती है, पहले बेच में कम पड़ेगी, दूसरे बेच में नहीं ज्यादा नहीं, होगी। नहीं है, इसका ताल्लुक ज़्यादातर आपकी नेशनैलिटी से है, डाइवर्स हैं या नहीं है, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होल्डर होंगे तो कॉस्ट कम पड़ेगी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। सर लेकिन ये कैटेगरीज कैसे डिफाइन होगी, लाइक बी से सी में कैसे चली जाएगी कंपनी, ये कुछ थोड़ा सा देखिए, अगर डिफाइन पहला करिए वीज़ा सर। लगा है, ठीक है, ये आपको मैंने एक पॉइंट बताया कि फ़र्ज़ करें पहला वीज़ा आपने किसी अमेरिकन नेशनल का लगवाया है, तो मे बी कंपनी वीज़ा अप्लाई होने के बाद भी बी में रहे। ठीक है, ये मोरे का एल्गोरिथम है, सही, इट्स नॉट आवर मेन टॉपिक। ठीक है, वीज़ा की जो कॉस्ट कैलकुलेशन है, मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात पता नहीं होता है कि कितनी आएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको कंपनी की कॉस्ट मैंने 14,000 बताई है, लेकिन जब आप अप्लाई करने जाएंगे, इवन कि आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखें, वो लिखी होती है 700 to 3,000। द रीज़न, इंग्लिश नेम होगा, कॉस्ट कम पड़ेगी, यूरोपियन नेम है, फ्रेंच नेम है, तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। ये एल्गोरिज़म की बेसिस पे, जैसे आप देखें, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एल्गोरिज़म कैसे बनाए जाते हैं, कैसे डिफ़ाइन हो सकते हैं, कि उनमें आप इतना ज़्यादा नहीं जा रहे होते हैं। वो आपसे चीज़ें, मिसाल के तौर पे गूगल एडसेंस की बात करते हैं, कुछ चीज़ों की कॉस्ट
कुछ कीवर्ड की कॉस्ट ऊपर जाती है, कुछ की नीचे जाती है। तो इसी तरह एक एस्टिमेट दे दिया मैंने आपको, तकरीबन आप कह लें कि कैटेगरी बी में गई है तो राउंड अबाउट 5,500 से 6,500 का वीज़ा आ रहा होगा। मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया, ठीक है। तो ये बेसिकली मोहरे का एल्गोरिज्म है। किसी का मेन टॉपिक के हवाले से, जो हमारा मेन कंपनी सेटअप का है या आज हमने जो पढ़ा है, उसके हवाले से कोई और क्वेश्चन है? नहीं नहीं भैया, थैंक यू सो मच, वेरी क्लियर अबाउट। ये क्वेश्चन है, आवाज आ रही है? जी जी। भाई वो सुखाना भी ध्यान रहे, सुखाना तला यार। क्वेश्चन भाई प्लीज। अच्छा, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि क्या प्रैक्टिकली लर्न किया जाएगा या हम सिर्फ थ्योरेटिकली लर्न करेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं आपको तमाम तरह उन पोर्टल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जहां पे आपने कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी है। जहाँ तक ताल्लुक है कॉर्पोरेट टैक्स का और वैट का, तो वो तो मैं आपको फिजिकली तमाम तरह स्क्रीन दिखाऊंगा, पूरा पोर्टल आपसे को दिखाऊंगा और आपको प्रैक्टिकली एक तरह से सिखा रहा हूँ। सही। और आप उसको देख सकते हैं सारे पोर्टल को कि वो कैसे यूज़ हो रहा है। जो है ना कंपनी सेटअप का, उसका मैं आपको बेसिकली वेबसाइट बता दूंगा, बेसिक चीज़ें बता दूंगा कि कहाँ पे आपने किस तरह से कंपनी रजिस्टर करवानी है, उसकी रीज़न क्या है। कॉर्पोरेट टैक्स में मैं बड़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, वैट में आपको बड़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तमाम चीज़ें होती हुई दिखा रहा हूँ पोर्टल। जब कंपनी सेटअप में हम आते हैं ना, उसमें होता ये है कि हर कंपनी ओपन करने का उसकी इंडस्ट्री वाइज कैटेगरी के हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने रेस्टोरेंट ओपन किया, आप कहते हैं ठीक है जी, फैज़ान ने हमें क्लास में पढ़ाते हुए बताया था कि तकरीबन 14,000 dirham कॉस्ट होगी। सही। रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। अब हुआ ये कि आपको पता चला कि उसके लिए तो दुबई की जो दुबई म्यूनिसिपैलिटी है, वहाँ से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, वो फ्री है, लेकिन उसके लिए आपको जो आर्किटेक्ट वगैरह बनाना होता है रेस्टोरेंट का, दिखाना होता है कि देखें मैंने रेस्टोरेंट ओपन करना है, उस पर अच्छे खासे आपके पैसे लग सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अब आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलनी है, उसके लिए आपको दुबई पुलिस से भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, दुबई हेल्थ मिनिस्ट्री से भी आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए आप कहें ना कि मैं आपको मुकम्मल तौर पे अगर किसी इंडस्ट्री में, सवाए इसके कि हम जो 2-3 चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लाइक ऑडिट फर्म, कंसल्टेंसी फर्म के हवाले से मैंने बात की, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी वजह ये है कि मेन हमारा हमारे स्टूडेंट्स का जो है वो मेन टारगेट है। सही। और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट टैक्स वैट है वो आपको प्रैक्टिकली मुकम्मल तौर पे डिटेल में दिखाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और सिर्फ टैक्स रजिस्ट्रेशन या टैक्स रिटर्न नहीं, हम मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह ताला डिटेल में तमाम चीज़ें देखेंगे। अच्छा, इसके बाद कोई मुझे क्वेश्चन, सर अब न्यू वीज़ा, अच्छा इसका तो अच्छा इसमें सर किसी का ओवरऑल कोई, जो आज की क्लास है, इसमें ओवरऑल आई थिंक सो कि कुछ लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि व्हाट वी विल गेट इन द एंड, के हम कितने कैपेबल हो जाएंगे मुख्तलिफ इन सारी चीज़ों को लेके। तो एक समराइज वे में आप ये काइंडली अगर शेयर कर सकें कि हम किस काबिल हो जाएंगे इस सारे यानी प्रोसेस में, मैं जिसमें आपको, दो चीज़ें तो क्लियर हो गई कि वैट और कॉर्पोरेट टैक्स आप बताएंगे, और कंपनी कॉर्पोरेशन के बारे में भी थोड़ा हम सीख सकेंगे। तो प्रैक्टिकली व्हाट डू यू थिंक कि हम इसको करने के बाद यानी सर्विसेज के एंड से हम क्या प्रोवाइड कर सकेंगे। ओके, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स और वैट में आप किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इससे पहले तैयब भाई एक बात आपको बताता हूँ। अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, टैक्स एडवाइज़र है ना, बड़ा अच्छी तरह से उसने एक एक चीज़ पढ़ी हुई है, इसके बावजूद उसके पास रोज़मर्रा के मामलात में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, नई नई चीज़ें वो लर्न करता रहता है, नए नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, जब उसकी बेस बन गई है, आगे वाली चीज़ें वो देख लेते हैं, ठीक है। आपकी मुकम्मल फाउंडेशन बिल्ड होगी। मैं आपको दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, सॉरी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, आप समझ जाएंगे। उसके बाद टैक्स ग्रुप का मैं पूरा पोर्टल दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे टैक्स ग्रुप की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, कंपनी कैसे बनानी है। इसमें चूंकि देखें बहुत सारी फ्री जोन, इसमें मैं आपको जिस हद तक हो सकता है समझाने की कोशिश करूंगा, और आप इसके बाद
कहीं पर भी कंपनी खोल सकेंगे, इतना मुझे आप पर एतमाद है। लेकिन एक एक चीज़, इसमें स्पून फीडिंग करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि 50 कंपनीज हैं, ठीक है, 50 फ्री जोन हैं। अब 50 फ्री जोन और हर कंपनी का एक, लेकिन आपको मैं इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ एक्सेस बता दूंगा, आपने कैसे देखना है, कौन सी कॉस्ट कहाँ से आपको पता चलेगी, अम, और कहाँ कहाँ से आपने अप्रूवल लेनी होगी, ये तमाम चीज़ें आपको इसकी सोर्स बता दूंगा, ठीक है। आगे आप खुद कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़ाहिर बात है, देखें मैं भी, आप जितना मर्जी हो जाए, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, एक बंदे ने अगर 100 कंपनीज भी रजिस्टर की हुई है ना, तब भी उसकी एक नया क्लाइंट ऐसा आके ऐसी रिक्वेस्ट कर सकता है कि आपने पहले सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा बिजनेस भी हो सकता है। लेकिन अब आपने खुद सर्च करना है कि इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कहाँ से होगी। आप इस हद तक कैपेबल हो जाएंगे कि आप खुद फिगर आउट कर सकें कि अब नई कंपनी के लिए क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। तो मैं सॉरी ये सर, समझता हूँ। जी। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी कि लाइक जैसे आपने कहा कि आपको फुली इक्विप्ड हो जाएंगे आप, लेकिन इसमें जैसे कि आप पोर्टल का आप सिर्फ दिखाएंगे तो, लेकिन पोर्टल पे जब तक आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस नहीं करें तो फिर आप किस तरीके से उसके ऊपर ट्रेंड हो सकते हैं। लाइक ओके। ठीक है कि एक जी। बेसिक नॉलेज आपको मिल जाता है, लेकिन एटलीस्ट एक बेसिक ट्रेनिंग उस तरीके से, एक प्रैक्टिस की जरूरत तो आपको रहती है हमेशा। ओके, दो तीन चीज़ें आपको बताता हूँ। पहली बात, हम मैं पोर्टल को लेके चलूँगा, ठीक है। पहली सेक्शन क्या आती है, सेकंड सेक्शन क्या आती है, और ये जो स्लाइड्स होती हैं ये क्लास के बाद आपसे शेयर की जा सकती हैं। आपके पास अगर कोई भी कल आपको कहे कि मेरी वैट रजिस्ट्रेशन कर दो, तो आप मुकम्मल तौर पे कर सकती हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है कि आप बार बार करेंगे। हाँ, कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल एक बात है कि आपका अम, करने से स्वयं डेवलप होता है। लेकिन कहाँ पे मैंने क्लिक करना है, ये जो पोर्टल का यूज़ है ना, जैसे मिसाल के तौर पे बड़ी सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक के लिए आपने साइन अप करना है, मैं आपको एक दफ़ा अगर दिखा दूंगा ना, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको, अगर फेसबुक आपने कभी नहीं यूज़ की, मैं आपको दिखाता हूँ। फेसबुक को दिखा के यहाँ पे होम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें तो हम ऐड फ्रेंड कर सकते हैं। ये एक दफ़ा जब आपने देख लिया ना, आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। हाँ, जब आप करेंगी तब इंसान थोड़ा बेहतर सीखता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मैं एक चीज़ हाँ बताता हूँ। कई दफ़ा ये क्वेश्चन आया है कि क्या आप हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। तो मैं स्टूडेंट को अक्सर बताता हूँ कि भाई इस हद तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है ना, तो आप उसको खुद हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आप पोर्टल में अकाउंट बना सकते हैं, आप टेस्ट ग्रुप रजिस्टर करना, आपको तमाम एक एक चीज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पोर्टल दिखाया है, एक एक स्टेप पे लेके समझाऊंगा। लेकिन बात यह है कि अगर मैं आपको कहूँ ना, मैंने आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है, सच्ची बात बताऊं, जो लोग ये दावा करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, वो भी उस तरह से नहीं दे सकते। रीज़न बीइंग, आपको मैं कहता हूँ एक वैट रिटर्न फाइल कर दें, विदाउट लीविंग अ मार्क ऑन एफडीए पोर्टल आप वैट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आप वैट रजिस्ट्रेशन अगर करवाएंगी किसी कंपनी की, तो वो अथॉरिटीज़ के पास चली जाएगी। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि देखें, जो क्लाइंट होता है ना, मैं अगर अपने क्लाइंट्स की बात करूं, वो मुझे अथराइज नहीं करेंगे, कभी अलाउ नहीं करेंगे कि मैं उनका डाटा किसी के साथ शेयर करूं। और मैं अगर उन्हें कहूँ कि जी किसी ने प्रैक्टिस करनी है, ट्रेनिंग करनी है, उन्होंने तो कहना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन बाकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अगर एक दो क्लासेस जो मैंने कॉर्पोरेट टैक्स या वैट की ली, मैं जो कॉर्पोरेट टैक्स और वैट की क्लासेस देता हूँ, उसमें से आप अगर कोई देख लें, तो आप 100% कन्विंस होंगे कि यस यू कैन डू इट, ठीक है। सर इसमें रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंडिंग या जो वैट रजिस्ट्रेशन है ये हर कंपनी की डिफरेंट होती है, और बीइंग एजेंट जैसे हम एक टैक्स एडवाइजर हैं तो एक ही वैट रजिस्ट्रेशन से हम बाकी सारे क्लाइंट्स को सर्विस दे सकते हैं। इज इट पॉसिबल के, यानी अब इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ी कंफ्यूजन। नहीं नहीं, वैट रजिस्ट्रेशन कंपनी की होती है, हर कंपनी की अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन होती है। वो आप खुद करते हैं या किसी और के थ्रू करवाते हैं, दिस इज़ अ डिफरेंट, मीन यू हैव डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास एक कंपनी आती है, कंपनी एबीसी, मैं उसकी वैट रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसी के पोर्टल पे जाके, रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपने उनके पोर्टल पे अकाउंट बनाना है, उसके बाद टीआरएन नंबर ले लेना है, ठीक है। ये ज़ाहिरी बात है उसी कंपनी का मिलेगा ना। जो मेरा टीआरएन है वो तो मैं अपने वैट के लिए बनवाऊंगा, समझ आई। ये कंपनी की होती है। जैसे पाकिस्तान में होता है कि अगर किसी ने
सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो कंपनी की होगी। आपने आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो करवाई हुई है वो अपने लिए है, उधर से सिर्फ आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछे, प्लीज शेयर वैट रिलेटेड फील्ड लॉन्चिंग स्कोप फॉर अस। यार जॉब के मुकाबले में बिजनेस मार्केट बेहतर है, ठीक है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। अगर किसी ने यूएई में बिजनेस कर, अगर किसी ने देखनी है तो आए, लेकिन अगर किसी ने बिजनेस करना है तो वो लाजमी एक दफ़ा ट्राई करे, ठीक है। यूएई में बिजनेस का स्कोप, वैट सर्विसेज, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का ये बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह एज़ कम्पेयर टू जॉब, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो सर इसमें वैट की जो रजिस्ट्रेशन और ये वैट रिटर्न फाइल करने के जो क्लाइंट से जो सर्विसेज चार्जेस हैं वो कितने हैं यूजुअली चार्ज किए जा रहे हैं? देखें ये किस तरह के, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, ये एक तो आप कह लें कि मेन कोर्स ऑफ स्टडी से रिलेट नहीं करते, ठीक है। मैं इसमें आपको चले तो ये भाई कुछ चीज़ें मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। चार्जेस कितने होते हैं, तो ये तो 50 दिरहम से लेके 50,000 दिरहम तक, ठीक है। इसको आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते। सॉरी, ये तो देखें ये हाँ, आपकी तैयब भाई आवाज़ बहुत आहिस्ता है। इसलिए आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और आपकी स्किल लेवल जो है वो डिफाइन करता है, और फिर आपका क्लाइंट भी इतनी बड़ी के साथ आप कर रहे हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा चैट में कि क्या कैटेगरी का ताल्लुक स्किल से होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका ताल्लुक नेशनलिटी से होता है लेकिन स्किल से नहीं होता। अच्छा, अब तैयब भाई आपने बात की, हाँ बिल्कुल, जैसे हर जगह पे होता है कि आपका क्लाइंट कितना बड़ा है, आपका मार्केट में नाम कितना बड़ा है, आपका ब्रांड कितना ज़्यादा है, आपके स्किल के हवाले से कितने मशहूर हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, जिसमें आपने कहा था वीज़ा लेके आ सकते हैं, तो वीज़ा लेके अगर हम किसी का आते हैं तो क्या ये अपना इस तरह बिजनेस सेटअप डाल सकते हैं, यानी गवर्नमेंट की तरफ से क्या ये अलाउ मैंने है? आपको ये बताया था कि लोग ऐसे कर रहे थे, ये आपको रिकमेंड कभी भी नहीं किया कि आप वीज़ा लेके आ जाएं। इस तरह से वीज़ा नहीं लेके नहीं आ सकते आप ना, देखें। नहीं, जैसे जॉब वीज़ा मिलता है, जिसमें आपने बता रहे थे ना कि जॉब वीज़ा मिलता है, लोग इस तरह आते हैं जॉब वीज़ा लाके फिर उस पर अपना बिजनेस या कहीं और काम करते हैं, तो क्या ये बिजनेस इस किस्म का हम कर सकते हैं? ऐसे करना बेसिकली इन नेचर, मैंने आपको बताया लोग ऐसे कर रहे थे, ये इन नेचर तो देखें, ये लीगल तो नहीं है ना। आप इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट अगर मेरी मेरी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, लेकिन आपने इसको यूज़ किया यूएई में आने के लिए, और उसके बाद आप बाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कि क्लास एंड हो गई है या हम, क्वेश्चन नहीं है, हम नेक्स्ट भी कुछ पढ़ेंगे। आज क्लास बड़ी लंबी हो गई है वैसे, मैं इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मज़ा आ रहा था पढ़ाने में, और मैं जब इंजॉय कर रहा होता हूँ तो मेरा दिल होता है वो कभी ना ख़त्म हो सेशन। एंड सर, अगर मेन लैंड से कोई फ्री जोन से मूव करते हैं तो अगेन फ्री जोन में रजिस्टर करना होगा, ये वाला क्वेश्चन मजर भाई थोड़ा सा क्लियर करें। जो फ्री जोन कंपनी है ना, वो ब्रांच अपनी नहीं ओपन कर सकती मेन लैंड में, ठीक है, या अदर, आप क्वेश्चन डिटेल में बात करेंगे। ओके, मेरे ख्याल से अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने सारा आज की क्लास में नहीं पढ़ना, इंशाल्लाह ताला आगे भी हमारी क्लासेस होंगी। सर जी, जी जी। सर जी एक सवाल है, ये ई कॉमर्स की कंपनी अगर हम फ्री जोन में खोलते हैं तो स्टार्ट में कितने वीजे मिलेंगे? 1, 2 या 3, अच्छा, कितने आपको कितने ठीक चाहिए? है। ठीक है, नहीं नहीं वो, जी ठीक। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, मैं जी, चलने लगा था। मैंने आपको थैंक यू। ज़्यादातर अभी जितना वीज़ों के हवाले से बताया, ये मैं वीज़े नहीं बेच रहा, ठीक है। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, अगर कोई क्लाइंट पूछता है उसके लिए सर। या देखिए, मेरे बेसिकली मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये वो वीज़ों वाला जो है वो काम करे। हाँ, अगर किसी ने ये अपने एम्प्लॉय के लिए पूछ रहा है, अव्वल तो मुझे ये एक एम्प्लॉयज के बहुत, लिए सर। अच्छा, क्योंकि मैंने आखिर में इस वीज़े वाली चीज़ को डिस्कस किया तो बहुत सारे क्वेश्चन वीज़ा फोकस होकर रह गए हैं। हालांकि मेरा तो पूरा मेन लैंड, फ्री जोन, ऑफ शोर कंपनी और वो सब था, उससे हवाले से जो है वो बिल्कुल सबकी तवज्जो ही हट गई। अच्छा, आपने पूछा ये कि कॉस्ट कितनी होगी। देखिए, अगर मैं आपको शाम फ्री जोन में बताऊँ ना, तो इसमें आप तकरीबन आप कह लें कि अगर आपने 2 वीज़े लेने हैं ना,
अगर एक वीज़ा लेना है तो जितनी कॉस्ट है उससे तकरीबन 2-3 हज़ार दरहम ऊपर जाएगी 2 वीज़ों के लिए, उससे तकरीबन 2-3 हज़ार ऊपर जाएगी 3 वीज़ों के लिए। ठीक है, तकरीबन ये सीन बनता है। ओके, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें प्लीज़। पाकिस्तान में लिमिटेड बाई शेयर लिमिटेड। सर ऑफशोर कंपनी का ना थोड़ा सा समराइज कर दें ताकि वो मजीद क्लियर हो जाए कि वो क्या चीज़ होता है। अगली क्लास में कर लें, जी जी सर, अभी करेंगे बता करेंगे देता सर। हूँ। नहीं सुन लें, ठीक है, मैं अगली क्लास में भी बता दूंगा, अभी भी थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली ऑफशोर कंपनीज टैक्सेशन और बैंक रिलेटेड बेनिफिट्स के लिए ही बनाई जाती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि आप अगर यूएई में बनी हुई है ना कंपनी, आप यूएई में बिजनेस नहीं कर सकते, बाकी पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। ये ऑफशोर कंपनी का कॉन्सेप्ट है। इसके फ़ायदे होते हैं टैक्सेशन रिलेटेड, टैक्स रेजिडेंसी आपके पास यूएई की आ जाती है। अगर आपको टैक्स रेजिडेंसी का आइडिया है तो जिसको नहीं है आइडिया वो इस चीज़ को अभी इग्नोर कर दे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर को इग्नोर कर दे, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर कोई ऑफशोर कंपनी यूएई में रजिस्टर्ड है तो उसकी टैक्स रेजिडेंसी यूएई की हो सकती है, और इस तरह से बाकी सारी दुनिया में जो इनकम है उसको भी आप यूएई की टैक्स से जोड़ के बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ऑफशोर कंपनी बेसिकली इलीगल पर्पसेस के लिए भी लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन इन इट्स ट्रू सेंस ये इलीगल चीज़ नहीं है। सही, अगर आप पाकिस्तान में रहती हैं और पाकिस्तान में रहते हुए यूएई में कंपनी बनाना चाहती हैं, आपको रेजिडेंसी भी नहीं चाहिए यूएई की, तो तब आप ऑफशोर कंपनी बना सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन आखिरी, अगर किसी के पास तो क्वेश्चन है तो। इसके इसके बेनिफिट्स क्या होंगे ऑफशोर में कंपनी तो मैं बना दी जिसको आपने भी बात कही है, तो बेनिफिट क्या होगा मुझे? जो लोग बेनिफिट उठा रहे हैं ना, उस पर तो मेरे ख्याल से हम वो यही है कि रहते पाकिस्तान में बाकी दुनिया की मुख्तलिफ ऑफशोर डेस्टिनेशन पे उन्होंने कंपनीज खोल ली। ठीक है, अच्छा मैं चलें आपको थोड़ा सा एक डिटेल में बताता हूँ। ऑफशोर कंपनी वैसे तो बेसिकली किसी भी कंपनी को कहते हैं जिसकी ऑन स्पॉट ऑन अपने इलाके से बाहर, अपने मुल्क से बाहर जो भी हो उसे ऑफशोर कंपनी कहते हैं। लेकिन ऑफशोर कंपनी से टैक्स बेनिफिट खासे रिलेट करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कंट्रीज से, कुछ ऐसे इलाके से जहाँ पे टैक्स नील हुआ करता था, ठीक है, या है अभी भी कई जगहों पे, मिसाल के तौर पे बरमूदा हो गया, पनामा हो गया। पनामा एक इलाका है जहाँ पे जीरो टैक्स रेट है। जो पनामा पेपर्स, पनामा लीक्स हैं, उनको बेसिकली पनामा से भी उनका एक खास ताल्लुक है। उसकी वजह ये है कि पनामा में ऑफशोर कंपनीज बहुत सारी मौजूद हैं। उसकी वजह ये थी, ये वो जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे टैक्स रेट जीरो था। यहाँ पे ऑफशोर कंपनी रजिस्टर करवा के अपने पैसों को जो है वो ऑफशोर कंपनीज के पीछे छुपा रही थी। है ये तो उसका एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ उसका टैक्स बेनिफिट सबसे बड़ा बेनिफिट था। आप पाकिस्तान में रहते हुए अगर बरमूदा में कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, आपकी जो अब कंपनी हो गई है वो हो गई है नॉन रेजिडेंट, पाकिस्तानी लॉ से क्या हो गई है, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब वो जो पाकिस्तान में रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट है ना कि अगर पाकिस्तान में रेजिडेंट कंपनी होगी तो वो वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए टैक्सेबल होगी, वो एप्लीकेबल नहीं रहा। अब वो पनामा या बरमूदा की टैक्स रेजिडेंट हो गई है। एज ए रिजल्ट उसमें काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट हो जाएंगे, काफ़ी सारे आपका टैक्स बच जाएगा। सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी, फॉर एग्जांपल एक यूएई का बंदा है ना, ऑफशोर कंपनी बाहर मतलब कर रहा है, लेकिन जिस कंट्री में उनके प्रॉफिट आ रहा है वो तो वहाँ टैक्स पे करेगा ना। टैक्स रेजिडेंसी में हम पढ़ेंगे, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसके बावजूद फ़ायदा उठाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, पाकिस्तान की कंपनी है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। मैं असल में एडवांस लेवल पे शुरू में नहीं जाता, वरना जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ उनके लिए जिनको इस चीज़ की ऑलरेडी समझ है। अगर एक कंपनी पाकिस्तान की टैक्स रेजिडेंट है तो उसको अगर इंग्लैंड से भी कोई इनकम आएगी ना, उसने उस पर भी टैक्स देना होगा। ठीक है, लेकिन अगर बरमूदा की टैक्स रेजिडेंट कंपनी है ना, अब जितनी भी दुनिया से इनकम आ रही होगी उसको हो सकता है बरमूदा में टैक्स देना हो। ठीक है, उसकी काफ़ी सारी इनकम जीरो रेट के अंदर चली जाएगी। डिटेल में इंशाल्लाह ताला टैक्सेशन पढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। ओके, आखिरी दो क्वेश्चन अगर किसी ने पूछने हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, आपने ये बात की थी जब नई कंपनी बनाते हैं प्री पार्टनर प्लस वीजा, ये उसी लाइसेंस की कॉस्ट में आता है या इनकी अलग से कॉस्ट पे करना पड़ती है? नहीं नहीं, वीज़ा की कॉस्ट अलग होगी। कोटा आपको शुरू में मिल जाता है 3, लेकिन वीज़ा कॉस्ट अलग होगी। अच्छा, ये जो फ्रीलांस वीजा दे देते हैं कि मतलब बंदा किसी कंपनी का वीजा लगवा लेता है, इधर आ जाता है, वो कहते हैं नौकरी दे देते हैं, आप जहाँ मर्जी जॉब करें नई कंपनी में। ये इसको फ्रीलांस वीज़ा कहा करते थे। ये असल में वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इट्स बाय नेचर, इन इट्स एसेंस इट्स इलीगल। ओके सर। और सर आपसे मिलना हो तो कहाँ पे मिला जाए? अच्छा, अब ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है। सैटरडे संडे को मिला जा सकता है इंटरनेशनल सिटी में, ठीक है। पहले तो ये था कि कोई गैदरिंग वगैरह, लेकिन बेहतर होता है पहले बता दें। अब व्हाट्सएप अगर करेंगे ना मुझे, तो मेरे पास तो ढेर लगा हुआ है मैसेज का, और वो मैं बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि मैं मैसेज नहीं कर सकता। हाँ, ये क्वेश्चन किसने पूछा मुझे आप नज़र नहीं आ रहे? तारिक महमूद आपने पूछा है? जी जी, मैंने पूछा, मैंने आपसे व्हाट्सएप पे contact किया भी है 2-3 दिन पहले से। व्हाट्सएप पर किन कॉन्टैक्ट हैं आप? जी जी, यूएई के नंबर से हूँ। ठीक है, लेकिन पता नहीं मैंने अभी तक आपको अपने ग्रुप में ऐड भी किया है कि नहीं, टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, मेरे ख्याल से। अच्छा, एक और अगर आखिरी क्वेश्चन हुआ, अच्छा इसके हवाले से ऐसा करते हैं कि कोई ना कोई मैं ये सोच रहा हूँ कि एक गैदरिंग रख लूँ या कोई जगह रख लूँ जहाँ पे मैं संडे नाइट को या सैटरडे नाइट को ख़ास टाइम में अवेलेबल हुआ करूँ। और सबसे बेहतरीन टाइम जो मुझे लग रहा है वो संडे को ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए लग रहा है कि मैं चला जाया करूँ करीबी माइटी है वहाँ पे जाके बैठ जाया करूँ, जिसने भी मिलना हो वो मुझसे 10 से 11 बजे के दरमियान में आ जाया करे। ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह ताला डिसाइड कर लूँगा, अनाउंस भी कर दूंगा अपने व्हाट्सएप वगैरह पे। ओके, आखिरी क्वेश्चन अगर किसी का है तो। चलिए, मैंने अगेन आपको ना व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया अपने नाम से। व्हाट्सएप पता नहीं मैंने कभी देखा भी है कि नहीं यार। असल में थोड़े मैसेज होते थे ना तो मैं रिप्लाई करता था, अब ज़्यादा हो गए हैं ना तो अब इतना एक्टिव मैं नहीं रह रहा। मैं सोच रहा हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि वरना ये होता है कि मैंने जब भी व्हाट्सएप मैसेज को रिप्लाई करने के लिए बैठा हूँ ना तो मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे हैं सारे मैसेज ख़त्म करते हुए। और जो ही मैंने आखिरी मैसेज पढ़ा है ना, उसके बाद दोबारा देखा तो तकरीबन 10 मैसेज आए होते हैं। प्लीज़ एक्सप्लेन पेपल। या पेपल का आइडिया है आपको? ये बेसिकली बैंकिंग चैनल ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो आपने कुछ पैसे वगैरह मंगवाने होते हैं तो वो पेपल वगैरह के थ्रू आते हैं। जी, पाकिस्तान में ये बैन है। पाकिस्तान में बैन है, ठीक है। अगर यूएई में आपका बैंक अकाउंट है तो आप उसके थ्रू ओपन कर लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ रियली सॉरी अच्छा, अगर किसी का अपना नंबर कोई। शेयर कर लेंगे, अपना नंबर, ताकि बाद में कभी या कॉल पे या किसी और तरह से हो सकता है आपसे जी जी, कोऑर्डिनेशन। मोस्ट वेलकम। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। अगर कोई अर्जेंसी नहीं है ना तो फिर वेट कीजिएगा कि मैं कब उसको रिप्लाई करने के काबिल होता हूँ, ठीक है। और अगर यूएई में है तो फिर कोशिश करें कि यूएई के व्हाट्सएप नंबर से, यूएई पे व्हाट्सएप नंबर अपना यूएई के नंबर पे बनाएं व्हाट्सएप, और उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है। राइट। ओके, अभी अगर किसी का क्वेश्चन है भी तो मेरी तरफ से मुआरत। बहुत टाइम हो गया है, और थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी क्लास रही अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा मज़ा मुझे आया अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो ये मेरी पहली क्लास थी, तो इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। और अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से मैं जाते हुए आखिरी चीज़ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे उसमें हम कंपनी कॉस्ट इन मेनलैंड फ्री जोन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रेड लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस क्या होता है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या होता है, और कुछ जो पॉपुलर बिजनेसेस होती हैं उसमें उसकी कॉस्ट कितनी आएगी और कैसे रजिस्टर हो सकती है। इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सर ये स्लाइड स्लाइड शेयर कर दें, और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होगा? सॉरी। एक तो स्लाइड शेयर कर दें और सेकंड रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होगा? लेक्चर, हाँ ये वाली बातें प्लीज़ मैनेजमेंट से डिस्कस करें ना। हाँ, अगर कोई कोर्स रिलेटेड चीज़ होती है ना वो आप मेरे पास ले आया करें। ओके स्लाइड तो अवेलेबल होगी ना? जी जी जी, स्लाइड वगैरह तो अवेलेबल होती हैं, नॉर्मली अवेलेबल होती हैं। मुझे इसका आइडिया नहीं है वैसे, मैं अगर सच्ची बताऊँ। हाँ, ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं जो है ये मैनेजमेंट को भेज देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को। बाकी मुझे आइडिया नहीं है। ठीक हो गया।
और मेरा नंबर आपको मिलेगा। आप सब ग्रुप में ऐड हैं ऑलरेडी? ग्रुप में सर का नंबर है, मैं कैसे तो शेयर कर देता हूँ अभी। अगर किसी को चाहिए तो मेरा नंबर बेशक आप फील फ्री टू शेयर, ठीक है। लेकिन प्लीज़ अगर अर्जेंसी ना हो तो प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सबका। ओके, तो मुझे इजाज़त नहीं, थैंक यू अलॉट, अल्लाह हाफिज़। मैं पेशाब कर रहा हूँ।